बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ट्रांसमिशन ऑफ पेन कराता है। जब आपकी किसी शार्प नाइफ से आपका फिंगर के ऊपर अगर कट लगेगा तो ग्लूटामेट आपका पेन की ट्रांसमिशन कराता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताया हुआ, जो कॉर्टिकल स्टायरेटल पाथवे होते हैं उसमें आपका ग्लूटामेट होता है। रॉड्स एंड कॉन्स में भी आपका ग्लूटामेट होता है। स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो सेरिबेलम में होता है दैट इज़ ग्लूटामेट। फास्ट पेन ग्लूटामेट से जाता है, स्लो पेन सब्सटेंस पी से जाता है। रेम स्लीप के अंदर एसिटाइल कोलिन होता है। पेन इनहिबिटरी फाइबर्स एनकैफ्लिन होते हैं जो कि एंडोजिनस ओपियोइड्स होते हैं। पेन इनहिबिटरी फाइबर्स एंड कैफ्लिन्स होते हैं दैट आर एंडोजिनस ओपियोइड्स। पेन मीडिएट करता है दो न्यूरोट्रांसमीटर से, एक ब्रेडिकाइनिन और एक प्रोस्टाग्लैंडिन ई से। निग्रोस्ट्राइटल पाथवे के अंदर निग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स में डोपामीन होता है। इमोशंस भी डोपामीन डील करता है। ब्रेन स्टेम स्ट्राइटल फाइबर्स सेरोटोनिन। ब्रेन स्टेम का जो स्ट्राइटल फाइबर हैं वो सेरोटोनिन है। मूड एंड बिहेवियर सेरोटोनिन करता है। मूड और बिहेवियर आपका सेरोटोनिन मेंटेन करता है। इमोशंस को डोपामीन करेगा। ब्रेन स्टेम के अंदर जो स्ट्राइटल पाथवेज होते हैं उसमें सेरोटोनिन होता है और निग्रोस्ट्राइटल पाथवेज के अंदर डोपामीन होता है। पेन आपका दो चीज़ों से होता है, एक ब्रेडिकाइनिन से और एक प्रोस्टाग्लैंडिन ई से। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडिएटर ऑफ फास्ट पेन। फास्ट पेन आपका ग्लूटामेट से होता है और स्लो पेन आपका सब्सटेंस पी से। स्लो पेन के फाइबर्स में आपका मीडिएटर सब्सटेंस पी होता है। अब एक पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हुआ, पेरिफेरल ब्लड के ऊपर आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिली है, पेन कौन मीडिएट करता है? पेन मीडिएशन में दो होते हैं, एक ब्रेडिकाइनिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ई होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट पेन मीडिएटर। पेन मीडिएटर्स दो हैं जो कि ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन ई था, तो पेन मीडिएटर आपका ब्रेडिकाइनिन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया से सिक्रीट होता है दैट इज एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया से सिक्रीट होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक एंडिंग से मोस्टली जो होता है वो नॉर एड्रीनलिन होता है या नॉर एड्रिनर्जिक होती है, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस के। कि हमने पढ़ा था कि जो स्वेट ग्लैंड्स थे उसमें जो आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स थे वो एसिटाइल कोलिन सिक्रीट कर रहे थे। What is released at pain inhibitory fibers when they come in contact with incoming fibers? पेन इनहिबिटरी फाइबर्स में एनकैफ्लिन रिलीज होता है जब वो किसी भी इनकमिंग फाइबर्स के साथ इन कांटेक्ट आते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड होते हैं इमोशन के साथ दैट इज डोपामीन। न्यूरोट्रांसमीटर जो आपका बेसल गैंग्लिया का आउटफ्लो कराता है दैट इज गाबा। गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड गाबा आपका बेसल गैंग्लिया का आउटफ्लो कराता है। कौन सा पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम का जो कि इमोशंस के साथ एसोसिएटेड होता है दैट इज इमेग्डाला। लिम्बिक सिस्टम का इमेग्डाला इमोशन के साथ एसोसिएटेड है और न्यूरोट्रांसमीटर्स में डोपामीन इमोशंस के साथ एसोसिएटेड होता है। एक 14 ईयर ओल्ड बॉय था, उसकी फिंगर के ऊपर कट लगा नाइफ से। प्राइमरली अर्ली मीडिएटर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज हिस्टामिन। हिस्टामिन आपका एक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का मीडिएटर होता है। जो मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है वो हिस्टामिन है और जो इमीडिएट मीडिएटर जो एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर रिलीज होता है वो भी हिस्टामिन होता है। और जो मीडिएटर क्रॉनिक राइनाइटिस के अंदर रिलीज होता है या क्रॉनिक एलर्जिक इन्फेक्शंस के अंदर आपकी इओसिनोफिल्स होता है और इमीडिएटली आपका हिस्टामिन रिलीज होता है। मूड का जो ट्रांसमीटर होता है न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज सेरोटोनिन। आपके मूड को जो मेंटेन करता है वो सेरोटोनिन मेंटेन करता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर ऑटोनॉमिक गैंग्लिया से सिक्रीट होता है वो एसिटाइल कोलिन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो निग्रोस्ट्राइटल पाथवे के अंदर होता है कॉर्डेट और प्यूटामाइन के वो डोपामीन होता है। रेम स्लीप के अंदर आपका एसिटाइल कोलिन होता है। स्लो वेव स्लीप में जो कि आपकी नॉन रेम स्लीप होती है उसमें सेरोटोनिन होता है। एस से स्लीप, एस से सेरोटोनिन। तो नॉन रेम स्लीप में आपका सेरोटोनिन होगा और रेम स्लीप में एसिटाइल कोलिन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो कि नर्व एंडिंग से रिलीज होता है और हार्मोन जो कि सिक्रीट करते हैं बाय द एंडोक्राइन सेल्स। वन ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ हार्मोन एज वेल एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रीनलिन आपका हार्मोन भी होता है और न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है क्योंकि ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपके एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और साथ आपके ये नर्व एंडिंग से भी सिक्रीट होता है एड्रीनलिन। ये हार्मोन भी है और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है। लास्ट है केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर कॉज इनिशिएशन ऑफ लेबर एंड सर्वाइकल राइपनिंग। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी लेबर को इनिशिएट करता है और सर्वाइकल राइपनिंग कराता है। अब हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो स्टडी प्रेशर होता है वो रफनेस से डिटेक्ट होता है। रिसेप्टर की टाइप्स में फ्रीना वेंडिंग्स आती हैं, मीसनस कार्पेसल्स आता है, पैक्सिनियन कार्पेसल्स आते हैं, मर्कल्स डिस्क आती है और रफनीस कार्पेसल्स आते हैं। अब जो रफनीस होते हैं वो आपके स्टडी प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। स्टडी प्रेशर हमेशा रफनेस से डिटेक्ट होता है। अब जो फ्रीना वेंडिंग्स होती हैं इनके अंदर जो फाइबर की टाइप आती है वो सी फाइबर्स होते हैं जो कि सी फाइबर्स हमने पढ़े थे कि आपके स्लो और अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं और साथ आपके ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं। ए डेल्टा फाइबर्स हमने पढ़े थे कि वो फास्ट और माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं।
इनके अडेप्टेशन रेट में टॉनिक और फेजिक होता है और ये पेन और टेम्परेचर के लिए होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो पेन और टेम्परेचर को जो स्लो पेन और स्लो टेम्परेचर को लेके जाते हैं वो आपके सी फाइबर्स होते हैं जो कि अनमाइलिनेटेड होते हैं और स्लो फाइबर्स होते हैं, और जो ए डेल्टा फाइबर था वो आपका माइलिनेटेड था, वो आपके फास्ट पेन और टेम्परेचर को सेंस करता है। जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती है वहाँ पे आपके जो फाइबर की टाइप होती है वो सी टाइप फाइबर्स होते हैं और ए डेल्टा टाइप फाइबर्स होते हैं, और इनका जो अडेप्टेशन रेट होता है वो टॉनिक और फेजिक दोनों हो सकता है। उसके बाद आता है मीजनस कार्पसल्स। जो मीजनस कार्पसल्स होते हैं वो आपके लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, क्विकली अडेप्ट कर जाते हैं। इनकी फेजिक अडेप्टेशन रेट होती है। जो मीजनस कार्पसल्स होते हैं ये डायनामिक वेलोसिटी होती है इनकी, और फाइन टच के लिए और लाइट टच के लिए मीजनस कार्पसल्स होते हैं। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर मीजनस कार्पसल्स होता है, पोजीशन सेंस के लिए मीजनस कार्पसल्स होता है, और वाइब्रेशन के लिए मीजनस कार्पसल होता है। वाइब्रेशन के लिए लो फ्रिक्वेंसी के लिए मीजनस कार्पसल होता है। वाइब्रेशन लो फ्रिक्वेंसी के लिए मीजनस कार्पसल होता है, पोजीशन सेंस के लिए मीजनस कार्पसल होता है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के लिए मीजनस कार्पसल होता है, फाइन टच और लाइट टच के लिए होता है, और डायनामिक वेलोसिटी के अंदर आपका मीजनस कार्पसल होता है। अब जो पैक्सिनियन कार्पसल्स हैं ये आपके लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं जो क्विकली अडेप्ट कर जाते हैं और फॉल। जो पैक्सिनियन कार्पसल्स हैं ये आपके लार्ज होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं और ये क्विकली अडेप्ट कर जाते हैं। जस्ट लाइक द मीजनस कार्पसल्स ये भी आपके लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं जो क्विकली अडेप्ट कर जाते हैं। ये भी इनकी जो अडेप्टेशन रूल होती है वो फेजिक होती है, लेकिन ये प्रेशर और वाइब्रेशन के लिए। जो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होती हैं वो पैक्सिनियन कार्पसल से हमें पता चलती है, और जो लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होती है वो मीजनस कार्पसल से। मीजनस कार्पसल आपकी 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन में भी होता है, फाइन टच में होता है, लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन में होता है, पोजीशन सेंस के अंदर होता है। पेन और टेम्परेचर आपका फ्री नर्व एंडिंग से जाता है, और जो पैक्सिनियन कार्पसल्स हैं ये आपकी हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को और प्रेशर को सेंस करते हैं। उसके बाद आती है मर्कल्स डिस्क। जो मर्कल डिस्क होती है ये आपके लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, लेकिन ये स्लोली अडेप्ट करते हैं। जो पैक्सिनियन कार्पसल्स थे वो सबसे ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर रहे थे, क्विकली ऑफ ऑल अडेप्ट करते हैं। जो आपकी मर्कल डिस्क है ये आपकी स्लोली अडेप्ट करती है, इसमें आपके टोनिक अडेप्टेशंस होती हैं, और ये आपके प्रेशर को और डीप स्टैटिक टच को, जैसे कि शार्प एजेस से जो होता है तो उसको ये फील करते हैं। जो मर्कल डिस्क होती है वो डीप स्टैटिक टच को, फॉर एग्जांपल शेप्स और एजेस से जो आपका डीप स्टैटिक टच होता है दैट इज़ मर्कल डिस्क से होता है। उसके बाद आपका जो पोजीशन सेंस होती है, पोजीशन सेंस की लोकेशन भी आपको मर्कल डिस्क बताती है, और जो मीजनस कार्पसल था वो भी आपकी पोजीशन सेंस बता रहा था। अब जो रफनेस कार्पसल्स होते हैं ये स्लोली अडेप्ट करते हैं। इनके अंदर जो अडेप्टेशन होती है वो टॉनिक होती है, या आपके प्रेशर को, जो स्लिपेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ स्किन, जब आपकी स्किन की सर्फेस के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट स्लिप करेगा तो वो भी रफनेस कार्पसल से फील होता है, और जॉइंट एंगल चेंज का रफनेस कार्पसल बताते हैं, और जो वार्म टेम्परेचर को भी डिटेक्ट करता है रफनेस कार्पसल्स। उसके बाद क्रूसे बल्ब होता है। जो क्रूसे बल्ब होता है इसमें आपकी फेजिक अडेप्टेशन होती है, और ये आपकी कोल्ड टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। क्रूसे बल्ब आपकी कोल्ड टेम्परेचर को, रफनीस आपके वार्म टेम्परेचर को, और जो स्टडी प्रेशर होता है उसको भी रफनीस डिटेक्ट करता है। इसमें जब स्लिपेज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द स्किन वो भी रफनीस करता है, और प्रेशर को सेंस करता है जो रफनीस कार्पसल्स होता है, और साथ ही जॉइंट एंगल चेंज को भी। अब यहाँ पे एमसीक्यूज में सबसे पहले दिया हुआ है कौन से एनकैप्सुलेटेड फाइबर्स होते हैं जो कि डीप होते हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर, और आपके प्रेशर को और वाइब्रेशन को फील करते हैं, और साथ प्रेशर फेस करते हैं, और आपके फेस के ऊपर जो है ना प्रेशर को फील करते हैं। तो इसमें आपके पैक्सिनियन कार्पसल्स आते हैं। जो पैक्सिनियन कार्पसल्स होते हैं ये मेन आपके प्रेशर को फील कर रहे थे और हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को। तो जो प्रेशर और वाइब्रेशन को सेंस करते हैं और डीप होते हैं आपकी पूरी बॉडी के अंदर, और एनकैप्सुलेटेड भी होते हैं, तो आपके पैक्सिनियन कार्पसल्स होते हैं। ठीक है, एनकैप्सुलेटेड फाइबर्स लाइंग डीप इन होल बॉडी कैन फील प्रेशर, वाइब्रेशंस एंड फील प्रेशर ऑन फेस एज वेल। जो पैक्सिनियन कार्पसल्स होते हैं ये रैपिडली अडेप्ट करते हैं टेक्टाइल सेंस को, रैपिडली अडेप्टिंग होते हैं पैक्सिनियन कार्पसल्स। ये हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। पैक्सिनियन कार्पसल्स में फेजिक आपकी अडेप्टेशन होती है। पैक्सिनियन कार्पसल्स के अंदर जो टाइप ऑफ अडेप्टेशन होती है वो फेजिक होती है। 256 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेशन कर रहा है तो परसीव होगा पैक्सिनियन कार्पसल से। जो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होती हैं वो हमें पैक्सिनियन कार्पसल से फील होती हैं। उसके बाद कौन से होते हैं जो कि एडिक्वेटली डिस्क्राइब है पैक्सिनियन कार्पसल्स के बारे में, ये रैपिडली अडेप्टिंग प्रेशर रिसेप्टर्स हैं। जो आपके रैपिडली अडेप्टिंग प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके पैक्सिनियन कार्पसल होते हैं। ट्यूरिंग फोर्क को आपने हेड ऑफ द पेशेंट के ऊपर रखा है, वाइब्रेशन सेंस डिटेक्ट होगी पैक्सिनियन कार्पसल से। एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स फॉर वाइब्रेशन आपके पैक्सिनियन कार्पसल्स होते हैं। फेजिक हाई वाइब्रेशंस और जो रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके पैक्सिनियन कार्पसल्स होते हैं। हाई वाइब्रेशन रैपिडली अडेप्टिंग रिसेप्टर्स आपके पैक्सिनियन कार्पसल्स हैं, और जो एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं वाइब्रेशन के लिए वो भी पैक्सिनियन कार्पसल्स होते हैं।
उसके बाद मीजनस कार्पसल्स, मीजनस कार्पसल के बारे में पढ़ा था कि जो कि अबंडेंट होते हैं टिप ऑफ द फिंगर के ऊपर, फिंगर टिप के ऊपर जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं वो आपके मीजनर होते हैं, इसीलिए जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होती है वो भी मीजनर्स कराता है। और मीजनर्स आपकी लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को सेंस कर रहा था, साथ ही पोजीशन सेंस को भी सेंस करता है ये, डायनामिक वेलोसिटी को और फाइन टच और लाइट टच को, फाइन और लाइट टच को भी मीजनर करता है। अब जो टेक्टाइल 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होती है वो भी मीजनर्स कार्पसल से होती है। ये फिंगर टिप्स में सबसे ज़्यादा आपके मीजनर्स कार्पसल्स होते हैं। टेक्टाइल सेंसेशन जो आपकी फिंगर टिप्स से आती हैं वो मीजनर्स कार्पसल से डिटेक्ट होती हैं। रिसेप्टर्स जो कि ऑन हेयरलेस स्किन के ऊपर आपके मीजनर्स होते हैं, क्योंकि फिंगर टिप्स में वो आपकी हेयरलेस स्किन होती है तो वहाँ पे आपके मीजनर्स कार्पसल्स होते हैं। ऑल्सो जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया हुआ है कि जो मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होती है वो आपकी लिप्स पे होती है, और जो मिनिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होती है वो आपकी स्कैपुला पे होती है। मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन आपके लिप्स पे होती है और जो मिनिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होती है वो स्कैपुला पे होती है। नेक्स्ट अभी बताया हुआ है कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि आपकी स्टडी प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं वो रफनीज कार्पसल होता है। रफनी कार्पसल्स आपके स्टडी प्रेशर को डिटेक्ट करता है। अब यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है कि मीजनर और पैक्सिनियन के अंदर वाइब्रेशन का डिफरेंस होता है। जो लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होती है वो मीजनर कार्पसल डिटेक्ट करता है, और जो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होती है वो पैक्सिनियन कार्पसल डिटेक्ट करता है। टेक्टाइल सेंसेशन अगर आपकी फिंगर टिप्स आएंगी तो मीजनर कार्पसल डिटेक्ट करता है, क्योंकि जो आपके फिंगर टिप्स होते हैं उसके अंदर मीजनस कार्पसल सबसे ज़्यादा होते हैं, और जो आपकी हेयरलेस स्किन होती है उसमें भी आपके मीजनस कार्पसल सबसे ज़्यादा होते हैं, और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर भी आपका मीजनस कार्पसल होते हैं। ऑल्सो रिमेंबर जो मर्कर डिस्क होती है वो भी आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, लेकिन वो डीप स्टैटिक टच के साथ एसोसिएटेड होती है। अगर आपका डीप स्टैटिक टच होगा तो उसके अंदर आपकी मर्कर डिस्क होगी, क्योंकि जो आपकी मर्कर डिस्क होती है वो भी आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होती है। लेकिन अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ टेक्टाइल सेंसेशन अगर आपने चेक करनी है फिंगर टिप्स पे तो वो मीजनर कार्पसल से, लेकिन अगर आपको डीप स्टैटिक टच होगा तो वो मर्कल डिस्क की वजह से होता है फिंगर टिप्स पे। जो रैपिडली अडैप्टिंग रिसेप्टर होते हैं वो मीजनर होते हैं। मीजनर भी रैपिडली अडैप्ट करता है और आपके पैक्सिनियन कार्पसल्स भी रैपिडली अडैप्ट करते हैं, लेकिन जो पैक्सिनियन होते हैं वो एनकैप्सुलेटेड होते हैं। नोट इन दिस क्वेश्चन देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ पैक्सिनियन। ठीक है, पैक्सिनियन का ऑप्शन नहीं है तो इसलिए आपने फिर मीजनर को डिटेक्ट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो होते हैं पैक्सिनियन आपके अडैप्ट करते हैं और सेकंड पे आपके मीजनर्स। रिमेंबर रिपीटेडली आस्क रैपिडली अडैप्टिंग रिसेप्टर्स आर पैक्सिनियन, मीजनर्स एंड क्रूसे एंड बल्ब। ठीक है, जो रैपिडली अडैप्टिंग होते हैं वो आपका सबसे पहले आपने पैक्सिनियन को टिक करना है, अगर पैक्सिनियन नहीं है तो फिर आपका मीजनर्स, और अगर मीजनर नहीं है तो फिर आपका क्रूसे एंड बल्ब आता है। वाइल जो गोल्जी, मर्कर और रफनीज होते हैं वो आपके स्लो अडैप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं। जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके रफनीज रिसेप्टर्स हैं, और जो आपके मर्कर डिस्क होती हैं, जो मर्कर डिस्क ये सारे आपके स्लोली अडैप्ट करते हैं। मर्कर्स भी स्लोली अडैप्ट करता है, रफनीज भी स्लोली अडैप्ट करता है, और गोल्जी भी स्लोली अडैप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं। व्हेन बॉडी विल बी कोल्ड विच वन विल बी स्टिमुलेटेड। कोल्ड टेम्परेचर के लिए क्रूसे बल्ब होता है, और वार्म के लिए रफनीज कार्पसल्स होते हैं। वार्म टेम्परेचर रफनीज कार्पसल्स, और कोल्ड टेम्परेचर के लिए क्रूसे बल्ब होता है, और जो स्टडी प्रेशर होता है उसके लिए भी आपका क्रूसे रफनीज कार्पसल्स होते हैं। अब फ्री नर्व एंडिंग्स का बताया हुआ है कि फ्री नर्व एंडिंग्स आपके पेन और टेम्परेचर को सेंस कर रही थी, तो फ्री नर्व एंडिंग्स आपके पेन को सेंस करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन अडेप्टिव रिसेप्टर्स। जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती है वो नॉन अडेप्टिव होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके नॉन अडेप्टिव होते हैं, इसलिए आपको हर दफ़ा पेन होता है। ऐसा नहीं होता कि आपके रिसेप्टर अडेप्ट कर जाएंगे और आपको पेन नहीं होगा। तो जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं वो नॉन अडेप्टिव रिसेप्टर्स होते हैं, और फ्री नर्व एंडिंग्स आपके पेन को सेंस करती हैं। जब टेम्परेचर ऑफ स्किन आपका 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, कौन से रिसेप्टर सिमुलेट होते हैं? नोसाइसेप्टर रिसेप्टर। ठीक है, जब आपका 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आपका टेम्परेचर चला जाता है तो आपके जो नोसाइसेप्टर रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। जब आपकी स्किन का टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है तो आपके नोसाइसेप्टिव रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप बेयरफुट वॉक कर रहे हो, अगर फीट ऑन द पॉइंट थिंग, किसी पॉइंटी चीज़ के ऊपर आपका पाँव चला गया है, जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टच कर रहा है आपके फूट को, तो रिफ्लेक्स कौन से इनिशिएट होता है? फ्री नर्व एंडिंग्स की। जो आपको पेन होता है पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लगने की वजह से आपको पेन हुआ, और जो पेन किसकी वजह से होगा? फ्री नर्व एंडिंग्स की वजह से होगा। विड्रॉल रिफ्लेक्स भी आपका फ्री नर्व एंडिंग्स की वजह से आता है, क्योंकि उसमें आपको पेनफुल स्टिमुलस होता है। तो विड्रॉल रिफ्लेक्स में भी आपकी फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, पेन के अंदर फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स आपकी नॉन अडेप्टिव रिसेप्टर्स होती हैं, और अगर एक पेशेंट है वो पॉइंटेड थिंग के ऊपर अगर चलेगा तो उसको जो पेन होगा वो भी आपका फ्री नर्व एंडिंग्स की वजह से होगा। अब आते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स ऑफ वार्म जो होते हैं वो लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड में, मैकेनो रिसेप्टर्स ऑफ वार्म आपके लॉन्ग रिसेप्टिव फील्ड में होते हैं। अनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स जो टच के लिए होती हैं वो आपकी मर्कर डिस्क होती है। हमने पढ़ा था कि जो पैक्सिनियन थे वो कैप्सुलेटेड थे, ठीक है, और जो नॉन कैप्सुलेटेड या जो अनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग्स हैं टच के लिए वो आपकी मर्कर डिस्क है। मर्कर डिस्क आपकी कैप्सुलेटेड नहीं होती है, और ये आपकी टच के लिए जो कैप्सुलेटेड होती है टच के लिए वो मर्कर डिस्क होती है। अब जो अनकैप्सुलेटेड होती है नर्व फाइबर
टच के लिए वो आपकी मर्कर डिस्क होती है। स्टिमुलस जो होता है हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स रिसीव बाय लैमिना 2 सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा। जो हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स के लिए जो स्टिमुलस होता है वो रिसीव होता है बाय लैमिना 2 सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा से। जो लो थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं टर्मिनेट करते हैं लैमिना 3 और लैमिना 4 के अंदर, ठीक है। जो लो थ्रेशोल्ड वाले आपके मैकेनोरिसेप्टर्स हैं वो टर्मिनेट करते हैं 3 और 4 लैमिना के अंदर, और जो हाई थ्रेशोल्ड वाले नोसाइसेप्टर्स होते हैं वो टर्मिनेट करते हैं लैमिना 1 और 2 और 5 के अंदर। 1, 2, 5 के अंदर आपके हाई थ्रेशोल्ड वाले, और 3 और 4 के अंदर आपके लो थ्रेशोल्ड वाले मैकेनोरिसेप्टर्स टर्मिनेट करते हैं। मोस्ट सी फाइबर्स टर्मिनेट इन लैमिना 2। ज़्यादातर जो सी फाइबर्स होते हैं वो आपके लैमिना 2 के अंदर टर्मिनेट करते हैं, एंड दे आर एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू द हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स, और ये एक्सक्लूसिवली आपके हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स के साथ रिलेटेड होते हैं। सी फाइबर्स भी आपके लैमिना 2 के अंदर करेंगे, और लैमिना 2 हमने पहले भी पढ़ा कि वो आपके हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स का रिलेटेड होते हैं। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हाई थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर परसीव्ड होते हैं, रिसीव्ड होते हैं लैमिना 2 के अंदर, जिसे हम सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा भी कहते हैं। और जो 1, 3, 5 था उसके अंदर आपके लो थ्रेशोल्ड मैकेनोरिसेप्टर्स टर्मिनेट करते हैं। सारे रिसेप्टर्स जो लो थ्रेशोल्ड वाले होते हैं 1, 2, 5 के अंदर हाई वाले, और लो के अंदर आपके 3, 4 के अंदर आपके लो वाले करते हैं, ठीक है। लो थ्रेशोल्ड वाले 3, 4 के अंदर करेंगे, और जो हाई वाले होंगे वो 1, 2, 5 के अंदर करते हैं। हाई वाले 1, 2, 5 में, और लो वाले 3, 4 के अंदर टर्मिनेट करते हैं। उसके बाद जो थ्रैकोलम्बर आउटफ्लो जो होता है वो आपका सिम्पैथेटिक होता है, और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ऑरिजिनेट करता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर T1 से लेके L3 तक के लेवल पे, इसे हम कहते हैं थ्रैकोलम्बर। तो थ्रैकोलम्बर जो होता है आउटफ्लो होता है वो आपका सिम्पैथेटिक होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो ऑरिजिनेट करता है क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस से, जिसमें आपकी 3, 7, 9, 10 आती हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और ये एंड करता है साथ आपका ये स्पाइनल कॉर्ड के जो सेगमेंट होते हैं S2 से S4 में भी। तो इसलिए आपका जो क्रेनियोसेक्रल रीजन होता है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है। क्रेनियोसेक्रल आपका पैरासिम्पैथेटिक है, और जो थ्रैकोलम्बर होता है वो आपका सिम्पैथेटिक होता है। और सिम्पैथेटिक के अंदर जो आपका T1 से लेके L3 तक आपका ये सिम्पैथेटिक है, और जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लिया हैं 3, 7, 9, 10 आपकी क्रेनियल नर्व जो कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक होती हैं, और साथ आपके स्पाइनल नर्व्स के अंदर S2 से लेके S4 तक ये सारे आपके मिला के क्रेनियल सैक्रल सेगमेंट बनाते हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक होता है। उसके बाद MCQs ये है कि जो लोअर रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल सिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वो आपकी T3, T4 से होती है। आपके जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनकी सिम्पैथेटिक सप्लाई T3, T4 से होती है। जो ब्लैडर की नेक है और जो यूरिथ्रा की नेक है उसकी नर्व सप्लाई सिम्पैथेटिक L1, L2 से होती है, ठीक है। ब्लैडर की नेक और यूरिथ्रा की नेक की जो सिम्पैथेटिक सप्लाई है वो L1, L2 से होगी, और जो रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं उनकी सिम्पैथेटिक सप्लाई T3 और T4 से होती है। कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती हैं जिनके अंदर से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं? 3, 7, 9, 10 के अंदर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, और जो T1 से लेके L3 होता है वो सिम्पैथेटिक आउटफ्लो होता है। अब जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी थी वो पास करती है फोरामेन स्पाइनोजम से। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी फोरामेन स्पाइनोजम से पास करती है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी फोरामेन स्पाइनोजम से पास करती है। जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है इससे क्रेनियल नर्व 1 पास करती है थ्रू क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में से क्रेनियल नर्व 1 पास करती है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू। जो मिडिल क्रेनियल फोसा होता है उसमें से 2 से लेके 6 तक क्रेनियल नर्व पास करती हैं। इसमें क्रेनियल नर्व नंबर 2, 3, 4, 5, 6 होती है जो कि स्फीनॉइड बोन से पास करती हैं। मिडिल क्रेनियल फोसा से 2, 3, 4, 5, 6 जाती है। 2 से लेके 6 तक क्रेनियल नर्व्स आपकी मिडिल क्रेनियल फोसा से जाती हैं, और जो 1 होती है वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा से पास करती है। अब जो ऑप्टिक कैनाल होगी ना उसके अंदर आपकी क्रेनियल नर्व 2 होती है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व होगी, साथ ऑप्टिक कैनाल के अंदर ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होती है और सेंट्रल रेटिनल वेन होती है। अब ऑप्टिक कैनाल के कंटेंट्स में 3 चीज़ें होती हैं, एक आपकी ऑप्टिक नर्व होती है, साथ आपकी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी होती है और सेंट्रल रेटिनल वेन होती है। एक आर्टरी है, एक वेन है, एक नर्व है। नर्व में आपकी ऑप्टिक नर्व है, आर्टरी के अंदर आपकी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी है, और वेन के अंदर आपकी सेंट्रल रेटिनल वेन होती है। और जो आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है वहाँ से आपकी क्रेनियल नर्व 3, 4, 5 का मैक्सिलरी पार्ट, और आपका 5 की 1 डिवीजन, और 6 नर्व आपकी ऑफ्थेल्मिक वेन पास करती है, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर में से आपकी ऑफ्थेल्मिक वेन पास करेगी, और साथ आपकी क्रेनियल नर्व 3, 4, 5 और 6 पास करेंगी। 3, 4, 5, 6, और 5 का जो 1 पार्ट होता है वो आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से पास करता है। और जो फोरामेन रोटंडम है उससे आपका मैक्सिलरी ब्रांच पास होती है ट्राइजेमिनल नर्व की, ठीक है। और ऑफ्थेल्मिक ब्रांच जो थी वो आपकी सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से जा रही थी। और जो फोरामेन ओवेल होता है वहाँ से आपकी ट्राइजेमिनल या क्रेनियल नर्व 5 की जो 3rd
मैंडिबुलर ब्रांच होती है वो पास करती है, और फोरामेन स्पाइनोजम से आपकी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पास करती है। अब इसको याद करना बहुत आसान है कि आपकी जो एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, जो आगे वाला फोसा है उसमें से पहली नर्व पास करेगी, जो दूसरा फोसा है जो आपका मिडिल क्रेनियल फोसा होता है उसमें से आपकी 2, 3, 4, 5, 6 तक जाती हैं। अब उसमें भी सबसे पहले क्या है कि आप जो ऑप्टिक कैनाल है उसमें एक नर्व है, एक आर्टरी है, एक वेन है, तो नर्व के अंदर आपकी क्रेनियल नर्व आ जाएगी, ठीक है। क्रेनियल नर्व में से आपकी कौन सी आ जाएगी, ऑफ्थेल्मिक ऑप्टिक नर्व आ जाएगी। दूसरी आर्टरी में से आपकी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी आती है, और वेन के अंदर आपकी सेंट्रल रेटिनल वेन आती है। अब जो आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है इसमें से एक वेन गुजरती है, दैट इज ऑफ्थेल्मिक वेन, ठीक है। और जो नर्व में से गुजरेंगी वो आपकी 3, 4, 5, 6 गुजरेगी, और 5 की जो ऑफ्थेल्मिक ब्रांच होती है, ऑफ्थेल्मिक ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व जाती है। उसके बाद आता है फोरामेन रोटंडम। फोरामेन रोटंडम से आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की मैक्सिलरी ब्रांच आती है। उसके बाद फोरामेन ओवेल, ये सीक्वेंस से लिखा हुआ है, उसमें से आपको जो फोरामेन ओवेल से आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की तीसरी ब्रांच, ठीक है, मैंडिबुलर ब्रांच जाएगी। उसके बाद फोरामेन स्पाइनोजम है जिसमें से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी जाती है। उसके बाद अब ये निमोनिक दिया हुआ है कि आपको जो क्रेनियल नर्व 5 है इसका निमोनिक हो जाएगा SRO, स्टैंडिंग रूम ओनली, ठीक है। एस से आ जाएगा कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से इसकी ऑफ्थेल्मिक ब्रांच जाती है ट्राइजेमिनल नर्व की। R से फोरामेन रोटंडम आता है जिससे उसकी मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व जाती है, और O से ओवैल आ जाएगा जिसमें आपकी मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व जाती है। उसके बाद आता है आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जिसमें से आपकी 7 से लेकर 12 तक पास करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपकी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से पास करती हैं। अब जो क्रेनियल नर्व 7 से लेके जो आपकी 12 होती हैं वो आपकी टेम्पोरल या ऑक्सीपिटल बोन के थ्रू जाती हैं, ठीक है। 7 से लेकर 12 तक आपकी टेम्पोरल या ऑक्सीपिटल बोन के थ्रू जाती हैं। जो आपका इंटरनल ऑडिटरी मिएटस होता है वहाँ से आपकी क्रेनियल नर्व 7 और 8 जाती है। इंटरनल ऑडिटरी मिएटस से आपकी फेशियल नर्व भी जाएगी और वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी जाएगी, दैट इज 8 नर्व, ठीक है। 7 और 8 नर्व आपकी इंटरनल ऑडिटरी मिएटस से जाती हैं, और जो जगुलर फोरामेन होता है उससे आपकी 9, 10, 11 जाती है जिसका, और साथ जगुलर वेन जाती है, और जो हाइपोग्लॉसल कैनाल से आपकी हाइपोग्लॉसल नर्व जाएगी, दैट इज क्रेनियल नर्व 12, ठीक है। अब जो इंटरनल ऑडिटरी मिएटस है वहाँ से आपकी पास करती है 7 और 8। इंटरनल ऑडिटरी मिएटस से आपकी 7 और 8 पास करती है। जगुलर फोरामेन से आपकी 9, 10, 11 पास करती हैं, साथ आपकी जगुलर वेन पास करती है, और जो हाइपोग्लॉसल कैनाल होती है वहाँ से आपका हाइपोग्लॉसल नर्व क्रेनियल नर्व 12 पास करती है। अब यहाँ पे MCQ सेम है कि जो मैंडिबुलर ब्रांच है ट्राइजेमिनल नर्व की वो पास करती है फोरामेन ओवेल से। मैंडिबुलर ब्रांच आपकी फोरामेन ओवेल से पास करती है। जो वेगस नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 10 है वो कहाँ से पास करेगी, जगुलर फोरामेन से, क्योंकि जो 9, 10, 11 होती है वो जगुलर फोरामेन से पास करती हैं। जो एब्ड्यूसन नर्व है जो कि 6 नर्व होती है वो कहाँ से पास करती है, कैवर्नस साइनस से पास करती है, ठीक है। कैवर्नस साइनस से पास करती है जो 6 नर्व होती है जो कि मिडिल क्रेनियल फोसा में है। उसके बाद जो फोरामेन रोटंडम होता है अगर वो डैमेज हो जाएगा तो कौन सा स्ट्रक्चर आपका डैमेज होगा, जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की जो मैक्सिलरी ब्रांच होती है वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि फोरामेन रोटंडम से आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की मैक्सिलरी ब्रांच आती है। उसके बाद जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है वो फोरामेन स्पाइनोजम से पास करती है, ठीक है। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी फोरामेन स्पाइनोजम से पास कर रही है, और जो एसेसरी नर्व है जो कि आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 11 होती है वो जगुलर फोरामेन से पास करती है। उसके बाद जो लीजन होगा बिलो द फोरामेन ओवेल कॉज द पैरालिसिस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फेस, ठीक है। अगर फोरामेन ओवेल से नीचे लीजन होगा तो फिर आपको आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द फेस और जॉ है वहाँ की पैरालिसिस हो जाएगी, क्योंकि जो फोरामेन ओवेल था वहाँ से आपकी मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व पास कर रही थी, तो इसलिए वहाँ पे आपको पैरालिसिस डेवलप हो जाएगी लोअर पार्ट ऑफ द फेस या जॉ के ऊपर। अब नर्व जो फोरामेन ओवेल से पास करती है वो डैमेज होगी तो नर्व सप्लाई किस पार्ट की इफेक्ट होगी, आपकी लोअर पार्ट की जो नर्व सप्लाई इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व मोटर होती है आपके लोअर पार्ट ऑफ द फेस के लिए, तो आपको पैरालिसिस डेवलप हो जाएगी जब आपके फोरामेन ओवेल डैमेज होगा। जो एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी होती है वो एंटर करती है फोरामेन ओवेल से, ठीक है। एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी भी फोरामेन ओवेल से एंटर करती है, और जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी थी वो फोरामेन स्पाइनोजम में होती है। और वैसे जो फोरामेन ओवेल के अंदर आपकी मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व होती है। उसके बाद अगला MCQ दिया हुआ है कि जो ट्यूमर कंप्रेस कर रहा है आपकी ऑप्टिक शाज्मा को, तो उस वजह से आपको बायटेम्पोरल हेमिनोपिया हो जाता है। कोई ऐसा ट्यूमर जो कि आपके ऑप्टिक शाज्मा को कंप्रेस करेगा तो आपको बायटेम्पोरल हेमिनोपिया होगा, ठीक है। टेम्पोरल साइड का आपको हेमिनोपिया हो जाएगा, बायटेम्पोरल हेमिनोपिया होगा अगर तो कोई ट्यूमर आपके ऑप्टिक शाज्मा को कंप्रेस करे। अब अगर पिट्यूटरी एडिनोमा है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा, दोनों आपके बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया कराते हैं। पिट्यूटरी एडिनोमा भी आपको बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया कराता है, और आपका जो क्रेनियोफ्रेंजियोमा होता है वो भी आपको बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया कराता है। अब एक पेशेंट है जिसको बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया हुआ है, लीजन उसका ऑप्टिक याज्म के लेवल के होगा। अगर एक पेशेंट है जिसको बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया हो गया तो उसका लीजन जो होगा वो ऑप्टिक याज्म के लेवल पे होगा। इफ आज द अपर मिडिल एंड द लोअर पार्ट, चूज द मिडिल सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक शाज्म, ठीक है। अगर आपके पूछा होगा कि ऑप्टिक शाज्म में किस पार्ट पे जाके आपको बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया होता है, अपर पार्ट पे, मिडिल पार्ट पे, लोअर पार्ट पे, तो आपने मिडिल पार्ट को, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक शाज्म को चूज करना है, क्योंकि जो अपर और लोअर पार्ट होते हैं, और अगर अपर या लोअर पार्ट सिर्फ दिया हुआ है तो फिर आपने अपर पार्ट को प्रेफर करना है, ठीक है। ऑप्टिक शाज्म का जब आपका मिडिल पार्ट कंप्रेस होता है तो आपको बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया होता है। और पिट्यूटरी एडिनोमा वाले पेशेंट्स में और क्रेनियोफ्रेंजियोमा वाले पेशेंट्स के अंदर
बायो टेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है। और अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ अपर मिडिल और लोअर पार्ट का ऑप्शन होगा तो आपने मिडिल पार्ट को सिलेक्ट करना है, अगर सिर्फ अपर और लोअर का ऑप्शन होगा तो फिर आपने अपर पार्ट को सिलेक्ट करना है ऑफ द ऑप्टिक क्याज। उसकी कंप्रेशन की वजह से आपको बायो टेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है। अब एमसीक्यूज दिए में एक ट्यूमर जो कंप्रेस करे आपके ऑप्टिक याज्म को, उसकी वजह से आपको प्री कोकोशियस प्यूबर्टी भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो पिट्यूटरी का एडिनोमा होगा तो आपको प्री कोकोशियस प्यूबर्टी डेवलप हो जाती है। ऐसा ट्यूमर जो आपके ऑप्टिक याज्म को कंप्रेस करते हैं उसकी वजह से आपको प्री कोकोशियस प्यूबर्टी डेवलप हो जाती है। प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो गया है, साथ उसको इनफर्टिलिटी है, तो कॉज क्या होगी? माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा। माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा की वजह से आपका प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हो गए हैं और उसके साथ इनफर्टिलिटी डेवलप होगी। अब एक पेशेंट सफ़र कर रहा है बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया के साथ, उसके प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा है, मोस्ट लाइकली कंडीशन क्या होगी? पिट्यूटरी एडिनोमा। अगर प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हो और उसको बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया हो तो जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? पिट्यूटरी एडिनोमा। अब लेफ्ट लेग हेमीप्लेजिया है विद अ लोअर फेस वीकनेस, ठीक है, लेफ्ट लेग का हेमीप्लेजिया हो गया, ठीक है, लोअर फेस की वीकनेस भी हो रही है और बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया है, तो क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होगा, ठीक है। लेफ्ट लेग हेमीप्लेजिया और है विद लोअर फेस वीकनेस और बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपका इन्वॉल्व हो रहा है। एक पेशेंट बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया आपको क्रेनियोफ्रिंजियोमा के अंदर होता है या फिर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोमा के अंदर होता है। अब एक पेशेंट है जिसका प्रोलैक्टिन ज़्यादा हुआ है, उसको बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया है, तो पैथोलॉजी क्या होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पैथोलॉजी होगी। पिट्यूटरी ट्यूमर कंप्रेस कर ऑप्टिक शाज़्म को, तो आपको बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया डेवलप हो जाता है। वुमेन जिसको पिट्यूटरी ट्यूमर था उसकी वजह से उसका प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो गया, एमेनोरिया हो रहा है, बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया हो रहा है, तो उसका मिडिल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक शाज़्म में आपका अफेक्ट होगा। अब एक पैरा 2 है, एमिनोरिया हो गया, इसको 6 मंथ से, बट प्रेग्नेंट नहीं है। ऑल द शी नोटिस मिल्क कमिंग आउट ऑफ हर निपल समटाइम, क्योंकि प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए उसका मिल्क कम आउट हो रहा है फ्रॉम द निपल समटाइम। शी बिकेम एंशियस आफ्टर बस एक्सीडेंट एंड शी कुड नॉट नोटिस दैट इट कम फ्रॉम हर साइड, ठीक है। और शी वेंट टू एन ऑप्टोमेट्रिस्ट, ठीक है, हु टोल्ड हर दैट शी हैज़ बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया, कि ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गई, उसने कहा कि उसको बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया है एंड वट लैब फाइंडिंग्स वुड मोस्ट लाइकली प्रेजेंट द पेशेंट, तो उसको हाइपर प्रोलैक्टिनोमा डेवलप हो जाएगा, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होगा, प्रोलैक्टिन के लेवल उसके ब्लड के अंदर ज़्यादा होंगे। अब एक 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, कंप्लेन करी है ग्लैक्टोरिया के साथ। 25 ईयर ओल्ड फीमेल है, ग्लैक्टोरिया के साथ आई है, सेकेंडरी एमेनोरिया है, ग्लैक्टोरिया है, ठीक है, मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम द ब्रेस्ट और सेकेंडरी एमेनोरिया भी डेवलप हो गया। उसके जो प्रोलैक्टिन के लेवल है वो 6000 है और कोई अदर साइन ऑफ कंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी? मैक्रोप्रोलैक्टिनोमा। मैक्रोप्रोलैक्टिनोमा के अंदर आपको जो है वो प्रोलैक्टिन के लेवल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सेकेंडरी एमेनोरिया डेवलप हो जाता है और ग्लैक्टोरिया भी होता है, ठीक है। अब अगर तो हमारे पास प्रोलैक्टिन के लेवल 1000 से कम हो तो वो स्ट्रेस या ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं। अगर तो हमारे पास प्रोलैक्टिन के लेवल 1000 से 5000 के दरमियान में हो तो हम कहते हैं माइक्रो एडिनोमा, और अगर 5000 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है मैक्रो एडिनोमा। अगर तो प्रोलैक्टिन के लेवल 5000 से ज़्यादा है तो मैक्रो एडिनोमा, अगर 1000 से 5000 के दरमियान में है तो माइक्रो, अगर 1000 से कम है तो वो ड्रग की वजह से या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है वो स्पाइना बाइफिडा होता है, जो अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि जो न्यूरोपोर्स फेल टू फ्यूज़ इन द फोर्थ वीक के अंदर आपके जो न्यूरोपोर्स होते हैं वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, परसिस्टेंट कनेक्शन हो जाता है आपकी एमनियोटिक कैविटी और स्पाइनल कैनाल के दरमियान में। न्यूरोपोर्स आपस में मिलेंगे नहीं 4th वीक के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो एमनियोटिक कैविटी होती है और जो स्पाइनल कैनाल होती है वो आपस में उनका परसिस्टेंट कनेक्शन डेवलप हो जाता है और ये मैटरनल डायबिटीज़ या फिर फॉलेट की डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर तो मदर को डायबिटीज़ है या अगर मदर को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर और मैटरनल सीरम के अंदर भी, एक्सेप्ट द स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर आपके अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल नॉर्मल होते हैं। वैसे क्या होगा कि मदर के ब्लड के अंदर और फीटस के एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा जाते हैं और इसमें एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। इज हेल्पफुल कंफर्मेटिव टेस्ट, ठीक है। हम एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम देखते हैं, उसके एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम का लेवल ज़्यादा हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। अब अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में, साथ मैटरनल सीरम के अंदर, और एस्टाइल कोलिनेस्ट्रेज ज़्यादा हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर और ये मैटरनल डायबिटीज़ और फॉलेट की डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड होता है। लेकिन जो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होता है उसमें आपके अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल नॉर्मल रहते हैं। अब जो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होता है इसमें आपका जो कॉर्डल न्यूरोपोर होता है वो नहीं क्लोज हो पाता है लेकिन कोई हर्निएशन नहीं होती है, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर आपका जो कॉर्डल न्यूरोपोर है वो फ्यूज़ नहीं करेगा, क्लोज नहीं करेगा, लेकिन कोई हर्निएशन नहीं होती है। मेनिंजोसील के अंदर सिर्फ आपकी मेनिंजीज की हर्निएशन हो जाती है लेकिन कोई न्यूरल टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। बोनी डिफेक्ट होगा उससे आपकी सिर्फ मेनिंजीज हर्निएट कर गई है लेकिन ब्रेन या न्यूरल टिश्यू नहीं होता है। मायोलो मेनिंजोसील के अंदर आपके मेनिंजीज और न्यूरल टिश्यू, जिसे हम कॉर्डा क्यूना भी कहते हैं, वो हर्निएट कर जाता है बोनी डिफेक्ट से। और एनेनकेफली में क्या होता है कि आपका जो रोस्ट्रल न्यूरोपोर्स होते हैं, जो आपका जो क्रेनियल रोस्ट्रल न्यूरोपोर होगा वो फ्यूज़ नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपको कोई फोरब्रेन नहीं बनता है और जो आपकी कैलवेरियम होती है वो स्कल जो होती है वो आपकी ओपन होती है।
स्पाइना बाफिडा के अंदर आपका जो कॉर्डल न्यूरोपोर है वो फ्यूज़ नहीं करता है, लेकिन आपको हर्निएशन भी डेवलप नहीं होती है। और जो मेनिंजोसील है इसमें आपके सिर्फ मेनिंजीज हर्निएट करती हैं आपके बोनी डिफेक्ट से। माइलो मेनिंजोसील के अंदर आपके मेनिंजीज और न्यूरल टिश्यू दोनों हर्निएट करता है बोनी डिफेक्ट से। एनेनकेफली के अंदर आपके रोस्टल न्यूरोपोर का फ्यूज़ नहीं करता है, फेलियर हो जाता है रोस्टल न्यूरोपोर का कि वो क्लोज होगा और उसकी वजह से आपको कोई फोरब्रेन नहीं बनता, आपकी कैलवेरियम ओपन होती है। अब जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आपको पॉलीहाइड्रामिनोज का कोई नो स्वेलिंग सेंटर इन द ब्रेन, कोई स्वैलोइंग सेंटर आपको नहीं मिलता है ब्रेन के अंदर। एनेनकेफली के अंदर आपको जब क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी तो उसको पॉलीहाइड्रामिनोज डेवलप हो जाएगा क्योंकि ब्रेन के अंदर कोई स्वैलोइंग सेंटर नहीं होता है। अब बेबी बॉर्न हुआ है जिसको सैक की तरह का डिफेक्ट है उसके लंबोसेक्रल रीजन के अंदर और साथ उसके अंदर न्यूरल टिश्यू भी है, तो क्या होगी माइलो मेनिंजोसील। माइलो मीन्स न्यूरल टिश्यू और बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड होती है तो इसको जो कॉर्डिक्यूना वाले पॉइंट्स है तो इसको माइलोमेनिंजोसील कहेंगे अगर तो न्यूरल टिश्यू होगा। अब बेबी बॉर्न हुआ है सैक की तरह का डिफेक्ट है लंबोसेक्रल रीजन के अंदर लेकिन कोई न्यूरल टिश्यू नहीं है तो डायग्नोसिस मेनिंजोसील होगी। 16 वीक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग के ऊपर उसके एमनियोटिक फ्लूइड में जो है वह इंक्रीज एमनियोटिक, अब 16 वीक प्रेग्नेंट लेडी का एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हुआ है और उसका फिर जब बीटा एचसीजी कराया और अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल कराए 2 वीक्स के बाद तो जो अल्फा फीटोप्रोटीन्स थे वो भी उसके ज़्यादा आ गए हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, तो डायग्नोसिस क्या होगी एनेनकेफली हो सकती है। अब जो एनेनकेफली भी हो सकती है अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल अगर ज़्यादा होंगे एनएन और आपको जो है वो साथ इसमें अगर अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल जो होते हैं वो कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा उसके अंदर ज़्यादा हो सकते हैं। उसमें एनेनकेफली भी हो सकती है, स्पाइना बाफिडा भी हो सकता है, मेनिंजोसील भी हो सकती है, मेनिंजोमायोसील भी माइलो मेनिंजोसील भी हो सकती है। उसके बाद दिया हुआ है कि राइट ऑप्टिक ट्रैक का लीजन होता है तो आपको लेफ्ट होमोनोमस हेमियोपिया होता है। अगर आपका राइट ऑप्टिक ट्रैक का लीजन होगा तो आपको लेफ्ट साइड का होमोनोमस हेमियोपिया हो जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि लीजन अगर आपके लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक का होगा तो आपको राइट होमोनोमस हेमियोपिया होगा, अगर आपके राइट ऑप्टिक ट्रैक का लीजन होगा तो आपको लेफ्ट साइड का होमोनोमस हेमियोपिया होगा, मतलब क्रॉस होगा। अगर आपका लीजन लेफ्ट लैटरल जेनिकुलेट बॉडी का होगा तो आपको राइट हेमियोनोमस हेमियोपिया होगा, और अगर आपको राइट जेनिकुलेट बॉडी का लीजन होगा तो आपको लेफ्ट साइड का होमोनोमस हेमियोपिया होगा। होमोनोमस हेमियोपिया लीजन जो होता है ना वो ऑप्टिक ट्रैक पे होता है। होमोनोमस हेमियोपिया जब भी आपका ऑप्टिक ट्रैक जाएगा या जेनिकुलेट बॉडी के अंदर लीजन होगा तो आपको होमोनोमस हेमियोपिया होगा। होमोनोमस हेमियोपिया और साथ अगर आपका मैकुला स्पेयरिंग है तो विजुअल इज एट विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। होमोनोमस हेमियोपिया और साथ मैकुला की स्पेयरिंग लीजन जो होता है वो विजुअल कॉर्टेक्स में होता है। अगर तो विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर लीजन होगा तो आपका जो होमोनोमस हेमियोपिया होगा और साथ आपका मैकुला स्पेयर हो जाता है। होमोनोमस हेमियोपिया होगा और साथ मैकुला आपका स्पेयर हो जाता है अगर आपकी विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर लीजन हो। बायटेम्पोरल हेमियोनोपिया आपके ऑप्टिक शाफ्ट की वजह से होता है, ठीक है। होमोनोमस हेमियोनोपिया आपके ऑप्टिक ट्रैक की वजह से होगा और बायटेम्पोरल हेमियोनोपिया आपके ऑप्टिक शाफ्ट की कंप्रेशन की वजह से होता है कि ऑप्टिक शाफ्ट के लेवल पे लीजन हो। पेशेंट जो है कांट सी द लेफ्ट टेम्पोरल एंड द राइट नेजल साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड की वो टेम्पोरल साइड नहीं देख पा रहा है और राइट साइड की वो नेजल साइड नहीं देख पा रहा है, तो व्हाट इज द लीजन, तो राइट ऑप्टिक ट्रैक का लीजन होगा, उसको राइट होमोनोमस हेमियोनोपिया है। बायटेम्पोरल विजन लॉस जो होता है वो कॉमनली आपके पिट्यूटरी ट्यूमर्स की वजह से होता है। बायटेम्पोरल विजन लॉस आपके पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से होता है और पेशेंट आया है उसको हैविंग द हेमीप्लेजिया ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड पे उसको क्या है हेमीप्लेजिया हो गया है और मोटर न्यूरॉन का लीजन है, साथ उसको होमोनोमस हेमियोपिया होगा, तो लीजन क्या होगा फोर ब्रेन के अंदर होगा, ठीक है। हेमीप्लेजिया है लेफ्ट साइड का और मोटर न्यूरॉन का लीजन है, साथ उसको होमोनोमस हेमियोपिया है तो लीजन उसका फोर ब्रेन के अंदर होगा, क्योंकि उसको हेमीप्लेजिया हो रहा है तो इस वजह से उसको लीजन फोर ब्रेन में होगा। उसका ऑप्टिक ट्रैक डैमेज हो रहा है जिसकी वजह से उसको होमोनोमस हेमियोपिया डेवलप हो गया। फ्रंटल लोब की ट्यूमर जिसमें आपका ऑप्टिक ट्रैक इफेक्ट हो जाता है तो पेशेंट को होमोनोमस हेमियोपिया होता है। अगर फ्रंटल लोब का ट्यूमर हो और साथ अगर पेशेंट का ऑप्टिक ट्रैक इफेक्ट हो जाए तो उसको होमोनोमस हेमियोपिया होगा। बस इसमें एक काम की बात है कि अगर आपका ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होगा तो आपको होमोनोमस हेमियोपिया होगा और ऑपोजिट साइड का होगा। अगर राइट साइड का ट्रैक डैमेज हुआ तो आपको लेफ्ट साइड का होमोनोमस हेमियोपिया होगा, अगर आपका लेफ्ट साइड का ट्रैक डैमेज हुआ तो आपको राइट साइड का होमोनोमस हेमियोपिया होता है। और जो बायटेम्पोरल हेमियोपिया होता है वो आपको पिट्यूटरी ट्यूमर्स वाले पेशेंट्स के अंदर होता है या जिनमें प्रोलैक्टिनोमा वगैरह होता है उन पेशेंट्स में होता है, या फिर क्रेनोफिरिंजियोमा वाले पेशेंट्स के अंदर भी हो सकता है। अभी यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि आपको जो लेफ्ट होमोनोमस हेमियोपिया हुआ है क्योंकि लीजन था उसके राइट ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, और जो राइट नेजल हेमियोपिया उसका हो गया क्योंकि लीजन उसका था राइट पेरिकैस्मेटिक एरिया के अंदर। ओके, अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले कि अगर आपकी ऑप्टिक यहाँ से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है तो आपको क्या हो जाएगा, टोटल ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाएगी उस आई में जिस आई की आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है, ठीक है। आपको पूरी आई ब्लाइंड होगी अगर उसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है। दूसरा क्या है कि अगर आपके ऑप्टिक शाज्म के लेवल के ऊपर लीजन होगा तो आपको बायपोलर हेमियोपिया होगा ड्यू टू मिड लाइन कैस्मेटिक लीजन, ठीक है। मिड लाइन के अंदर अगर आपका कैस्मेटिक लीजन है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि 3 तरह के लीजन होते हैं, अपर, लोअर और मिड लाइन। मिड लाइन अगर आपका कैस्मेटिक लीजन होगा तो आपको बायपोलर हेमियोपिया होगा, ठीक है, या बायटेम्पोरल हेमियोपिया होगा अगर आपका ऑप्टिक शाज्म के मिड लाइन का लीजन है।
अब तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर राइट नेजल हेमियोनोपिया होता है ड्यू टू लीजन इन्वॉल्विंग द राइट पेरिकास्मेट एरिया, अगर आपका सिर्फ राइट साइड का अगर प्री कैजमेटिक एरिया, क्या ऑप्टिक शांत से पहले वाला जो एरिया अगर आपका इन्वॉल्व हो रहा है और सिर्फ राइट साइड का आपको इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपको राइट नेजल हेमियोनोपिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आपका राइट पेरिकास्मेटल एरिया आपका इन्वॉल्व हो रहा है। अब फोर्थ पे शो किया हुआ है कि आपका ऑप्टिक ट्रैक इन्वॉल्व हो रहा है, तो जब आपका राइट साइड का ऑप्टिक ट्रैक इन्वॉल्व होगा तो आपको ऑपोजिट साइड का होमोनोमस हेमिनोपिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आपके राइट ऑप्टिक ट्रैक के अंदर लीजन था। ठीक है, फिफ्थ पे क्या शो किया हुआ है कि आपको लेफ्ट होमोनोमस इंफीरियर क्वाड्रेंटनोपिया डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द राइट ऑप्टिक रेडिएशंस। इसमें आपकी ऑप्टिक रेडिएशंस इन्वॉल्व हो रही हैं, राइट साइड की ऑप्टिक रेडिएशंस इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इसलिए उसको लेफ्ट साइड का क्वाड्रेंटनोपिया डेवलप हो गया, एक क्वाड्रेंट नजर नहीं आएगा और इंफीरियर क्वाड्रेंट नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 में भी आपकी अपर, ठीक है, जब आपकी लोअर राइट अगर तो नीचे वाली राइट साइड की ऑप्टिक रेडिएशन डैमेज होगी तो आपको लीजन जो आएगा वो ऑपोजिट साइड के इंफीरियर क्वाड्रेंटनोपिया ही होगा। ठीक है, अगर आपका अपर ऑप्टिक रेडिएशन जाएगी तो आपको अपर सेगमेंट सुपीरियर सेगमेंट का ही क्वाड्रेंटनोपिया होगा, लेकिन वो होमोनोमस सुपीरियर क्वाड्रेंटनोपिया होगा, क्योंकि आपकी अपर राइट रेडिएशंस गई। रेडिएशन जिस साइड की होंगी, मतलब ऊपर वाली रेडिएशंस होंगी तो ऊपर वाला ही सुपीरियर ही क्वाड्रेंटनोपिया होगा, और अगर लोअर रेडिएशंस आपकी डैमेज होंगी तो आपको लोअर साइड का ही क्वाड्रेंटनोपिया होगा, लेकिन ऑपोजिट साइड का होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट सेम होगा, लोअर में लोअर होगा, अपर में अपर होगा, लेकिन ऑपोजिट साइड का होगा। अब 7 में शो किया हुआ है कि आपका जो अभी आपका जो लोब है ना, ऑक्सीपिटल लोब, मतलब विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर मसला है, तो आपको लेफ्ट होमोनोमस हेमिनोपिया होगा, ऑपोजिट साइड का होमोनोमस हेमिनोपिया होगा, क्योंकि आपके राइट ऑक्सीपिटल लोब के अंदर लीजन है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ एक पेशेंट प्रेजेंट किया है यूनिलैटरल फेशियल पैल्सी के साथ, उसको एक साइड पे जो है फेशियल पैल्सी हो गई, इप्सिलैटरल हेयरिंग लॉस हो गया और निस्टैग्मस है। एक ही साइड पे उसकी फेशियल पैल्सी भी हुई, उसके बाद उसको जो है ना वो हेयरिंग लॉस भी होगा उसी साइड पे, और साथ उसको जो है निस्टैग्मस भी होगा, उसकी आई की टू एंड फ्रो मूवमेंट्स हो रही है, तो लाइकली लीजन उसका क्या होगा, सेरिबेलो-पोंटाइन एंगल के ऊपर होगा। अगर इस पेशेंट को से एक साइड पे फेशियल पैल्सी हो, हेयरिंग लॉस हो, निस्टैग्मस हो, तो सेरिबेलो-पोंटाइन एंगल के ऊपर लीजन होगा। अब फीचर्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि इंटेंशनल ट्रैमर्स या कोर्स ट्रैमर्स आपके सेरिबेलर डिस्फंक्शन के अंदर होते हैं। अगर आपके सेरिबेलम का डिस्फंक्शन होगा तो आपको इंटेंशनल ट्रैमर्स आते हैं, कोर्स ट्रैमर्स आते हैं, निस्टैग्मस हो जाता है, आई की टू एंड फ्रो मूवमेंट्स होते हैं, डिसडायोडोकोकाइनेसिया होता है, इम्पेयर्ड एबिलिटी होती है कि वो रैपिड ऑल्टरनेटिव मूवमेंट्स कर सके, डिस्मीटिया डेवलप हो जाता है, इसमें इनएबिलिटी होती है कि पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट कर सके, और एबनॉर्मल फिंगर नोज टेस्ट हो जाता है उसका, और सिंपल पास पॉइंटिंग होती है कि आंखें बंद करा के उसे कहते हैं दोनों उंगलियों को मिलाए, तो उसकी दोनों उंगलियां मिलती नहीं है, वो पास पॉइंट एक दूसरे से आगे गुजर जाती हैं, और फिंगर नोज टेस्ट भी उसका एबनॉर्मल आता है, डिस्मीटिया डेवलप हो जाता है, तो पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट भी उसकी इनएबिलिटी हो जाती है कि पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट नहीं कर सकता। डिसडायोडोकोकाइनेसिया के अंदर रैपिड ऑल्टरनेटिव मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं, स्वेइंग होती है सेम साइड ऑफ द लीजन के ऊपर, वो जिस साइड पे लीजन होता है उसी साइड पे पेशेंट स्वे कर जाता है, और पेंडुलर नी जड़काता है सेरिबेलर लीजन में। अच्छा, अब सेरिबेलर लीजन्स का बताया हुआ था कि वो हमने पढ़ लिया, सेरिबेलर डिस्फंक्शन के अंदर जो जो चीज़ें होती थी। अब हम पढ़ते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर आपको रेस्टिंग ट्रैमर होते हैं या पिल रोलिंग ट्रैमर होते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर आपको पिल रोलिंग ट्रैमर्स होते हैं या फिर आपके जो रेस्टिंग ट्रैमर्स होते हैं, और सबस्टेंशिया नाइग्रा इन्वॉल्व होता है पार्किंसंस डिजीज़ में। उसके बाद जो कोरिया होता है जिसमें आपकी सडन जर्की पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं, दैट इज अगर आपका कॉर्डेट या बेसल गैंग्लिया के अंदर प्रॉब्लम होगा, बेसल गैंग्लिया का प्रॉब्लम होगा, बेसल गैंग्लिया में अगर आपकी कॉर्डेट का प्रॉब्लम होगा तो आपको कोरिया होता है। कोरिया में आपकी पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं, जर्की और पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं। एथिटोसिस के अंदर आपको स्नेक लाइक रिथिंग मूवमेंट्स होती हैं, ये भी बेसल गैंग्लिया के लीजन की वजह से, और ये स्लो होती हैं। जो कोरिया होता है वो सडन होता है, जर्की होता है और पर्पसलेस मूवमेंट्स होती हैं। जो एथिटोसिस है वो आपकी स्लो स्नेक लाइक मूवमेंट्स होती हैं, रिथिंग मूवमेंट्स होती हैं, ये भी बेसल गैंग्लिया के लीजन की वजह से होती हैं। कोरिया कॉर्डेट, सी से कॉर्डेट, सी से कोरिया। अब जो एंटेरोग्रेड एमनेसिया होता है जिसमें आप नई मेमोरी नहीं बना पाते हो, तो आपका हिपोकैम्पस के अंदर लीजन होगा। आपके बायलैटरल हिपोकैम्पस लीजन की वजह से आपको एंटेरोग्रेड एमनेसिया हो जाता है, आपको नई चीज़ें याद नहीं रहती हैं। उसके बाद आता है वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम के अंदर निमोनिक दिया हुआ है कि वर्निक प्रॉब्लम्स कम इन अ कैन ओ बियर। ठीक है, कैन ओ बियर वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम के अंदर आपको कन्फ्यूजन होती है, एटेक्सिया होता है और निस्टैग्मस होता है। कैन इसका निमोनिक है, साथ आपको ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होता है। कैन ओ इसका निमोनिक है, कैनोनिमोनिक है वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम का। इसके अंदर सी से आपको आ जाएगा कन्फ्यूजन होती है, एटेक्सिया होता है, निस्टैग्मस होता है, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होता है।
Note, in alcoholic and malnourished patient, give thiamine before dextrose to decrease the risk of the precipitating Wernicke's encephalopathy. अगर कोई अल्कोहलिक पेशेंट है और अगर एक मैल नरिश पेशेंट है तो आपने उसको थायमिन पहले देना है डेक्सट्रोज देने से, क्योंकि ताकि उसको वर्निक्स एनकेफेलोपैथी डेवलप ना हो। और इसमें हमें मेमोलरी बॉडीज़ नज़र आती हैं बायलैटरली और मीडियल थैलेमस के अंदर। मीडियल थैलेमस और बायलैटरल और मीडियल थैलेमस के अंदर आपका लीजन होगा और मेमोलरी बॉडीज़ बायलैटरली के अंदर लीजन होता है। ठीक है, आपको मेमोलरी बॉडीज़ के अंदर लीजन होता है बायलैटरली वर्निक एनकेफेलोपैथी या वर्निक कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम के अंदर, और आपकी जो मीडियल थैलेमस होता है उसका लीजन होता है वर्निक कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम में। वर्निक कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम के अंदर आपके मीडियल थैलेमस का लीजन होगा, मेमोलरी बॉडीज़ का लीजन होता है, और इसमें आपकी बायलैटरल मेमोलरी बॉडीज़ का लीजन होगा। इसमें आपको कैन-ओ इसका निमोनिक है जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है, एटिक्सिया होता है, निस्टैग्मस होता है, साथ आपको ऑप्थेल्मोप्लेजिया डेवलप हो जाता है। उसके बाद आता है क्लूवर-बेबुसी सिंड्रोम। क्लूवर-बेबुसी सिंड्रोम में आपका डिसइनहिबिटेड बिहेवियर होता है। इसमें जब आपके बायलैटरली मैगडेला के अंदर लीजन होगा, फॉर एग्जांपल पेशेंट को हाइपरफेजिया होता है, हाइपर सेक्सुअलिटी होती है, हाइपर ओरैलिटी होती है। उसके बाद रिड्यूस लेवल ऑफ अराउजल एंड वेकफुलनेस। कॉमा होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ऑफ द मिड ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो आपका रास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो मिड ब्रेन में होता है उसकी वजह से आपको कॉमा डेवलप होता है, और कॉमा के अंदर आपकी रिड्यूस लेवल ऑफ अराउजल होता है और वेकफुलनेस होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बेसल गैंग्लिया होता है एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेजता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। बेसल गैंग्लिया एक्साइटेटरी सिग्नल्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर भेजता है। अब सेक्शन था कॉर्डियल पोन्स का जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल फाइबर्स नजर आ रही हैं। कॉर्डियल पोन्स के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल फाइबर्स नजर आ रही हैं। ये फाइबर्स मोस्ट लाइकली मिडिल सेरेब्रल पेडंकल के होंगे। अगर आपको कॉर्डियल पोन्स के अंदर हॉरिजॉन्टल फाइबर्स नजर आएंगे तो वो आपके मिडिल सेरेबेलर पेडंकल के फाइबर्स होंगे। और जो बेसल गैंग्लिया होता है वो एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेजता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर बेसल गैंग्लिया एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेजता है। और अगर आपको कॉर्डल पोन्स के अंदर हॉरिजॉन्टल फाइबर्स नजर आएंगे तो वो मिडिल सेरिब्रल पेडंकल के होंगे। अब ब्रेन का वो पार्ट जिसको एक्साइटेटरी इनपुट आती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से बट डज नॉट सेंड इट बैक, दैट इज सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स से एक्साइटेटरी इनपुट तो आती है लेकिन ये वापस नहीं भेजता है। ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर एक्साइटेटरी सिग्नल्स आते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से लेकिन उनको वो वापस नहीं भेजता है। और जो बेसल गैंग्लिया था वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर एक्साइटेटरी सिग्नल्स भेज रहा था। अब एक पेशेंट है उसको रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, उसकी मास की तरह का उसका फेस हुआ है, पार्किंसनिज्म का सिनेरियो है, तो लीजन कहाँ पे होगा? सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर लीजन होता है। सेरिबेलर लीजन में अंदर आपको पैरालिसिस ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, सेरिबेलर लीजन्स के अंदर सब कुछ होगा लेकिन आपके स्केलेटन मसल की पैरालिसिस नहीं होती है। सेरिबेलर लीजन्स के अंदर स्केलेटन मसल की पैरालिसिस नहीं होती है। जो अनमाइलिनेटेड नोसाइसेप्टर्स एफरेंट फाइबर्स हैं वो रिले करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर के अंदर। ठीक है, वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर के अंदर आपके अनमाइलिनेटेड नोसाइसेप्टर्स एफरेंट फाइबर्स रिले करते हैं। जो मेजर कनेक्शन है पोंटाइन न्यूक्लियस का लेफ्ट हाफ ऑफ द पोन्स के अंदर वो आपके लेफ्ट सेरिब्रम और राइट सेरिबेलम के साथ है। जो मेजर कनेक्शन होता है ना आपके पोंटाइन न्यूक्लियस का लेफ्ट हाफ ऑफ पोन्स के अंदर, लेफ्ट हाफ ऑफ पोन्स के अंदर जो आपके पोंटाइन न्यूक्लियस होते हैं वो आपके लेफ्ट सेरिब्रम और राइट सेरिबेलम के साथ करते हैं। सेरिबेलम ऑपोजिट साइड का और सेरिब्रम सेम साइड के साथ आपके जो पोंटाइन न्यूक्लियस होते हैं वो कनेक्ट करते हैं। इनके मेजर कनेक्शंस होते हैं। जो ट्रेमर्स अगर आपको वॉलंटरी एक्टिविटी पे आएंगे, अगर आप कोई काम करने लगे और आपको ट्रेमर स्टार्ट हो गए तो वो सेरिबेलम के अंदर लीजन की वजह से होते हैं। अब एक पेशेंट है, पर्सन है, प्रेजेंट किया है निस्टैग्मस के साथ और स्टैगरिंग गेट के साथ। निस्टैग्मस है, स्टैगरिंग गेट है। व्हाट एल्स डू यू नीड टू नो इन एग्जामिनेशन टू कंफर्म द डायग्नोसिस? हम उसका पेंडुलर नी जर्क चेक करेंगे। स्टैगरिंग गेट भी सेरिबेलम वालों को होती है, निस्टैग्मस भी होती है, और आपने नी जर्क चेक करना है। उसका पेंडुलर नी जर्क तो नहीं, क्योंकि जो पेंडुलर नी जर्क होता है वो सेरिबेलम के लीजन्स में होता है। अब एक पेशेंट है वो ऑल्टरनेट रैपिड मूवमेंट्स टू हैंड्स की नहीं कर पा रहा है, लाइकली यूज टर्म जो होती है उसे कहते हैं डिसडायोडोकोकाइनेसिया, नहीं कर पा रहे हैं। अब पेशेंट को निस्टैग्मस है तो लीजन उसका फ्लोकोनोड्यूलर होगा। निस्टैग्मस जो होता है ना, फॉर दिस नोट दिस, फॉर निस्टैग्मस ओनली फ्लोकोनोड्यूलर। ठीक है, अगर आप सिर्फ निस्टैग्मस का पूछा होगा तो आपने कहना है कि फ्लोकोनोड्यूलर के अंदर उसका लीजन है। फ्लोकोनोड्यूलर आपके सेरिबेलम का ही पार्ट्स होता है जो कोऑर्डिनेट करता है आपकी बैलेंस और आई मूवमेंट्स के साथ। तो जब भी आपका ये होगा कि एक पेशेंट को सिर्फ निस्टैग्मस दिया हुआ होगा तो उसका लीजन फ्लोकोनोड्यूलर होगा, क्योंकि जो फ्लोकोनोड्यूलर है वो आपके सेरिबेलम का ही पार्ट होता है जो कि आपकी आई की मूवमेंट और आपके बैलेंस को कोऑर्डिनेट करता है। जो फोलिया है वो सेरिबेलम का फीचर होता है। फोलिया भी आपके सेरिबेलम के अंदर होते हैं। और जो 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको ट्रेमर्स हो रहे थे एट रेस्ट पे, शफल्ड गेट है, स्टूप्ड उसका पोस्चर हो गया, तो लीजन उसका मिड ब्रेन में होगा। मिड ब्रेन में लीजन होने की वजह से उसका स्टूप पोस्चर हो गया है, शफल्ड गेट है और उसको ट्रेमर्स आ रहे हैं एट रेस्ट ट्रेमर्स आ रहे हैं, शफल्ड गेट है, स्टूप्ड पोस्चर है, तो लीजन मिड ब्रेन में होगा।
और साथ क्लोजेस्ट टू क्रूज सेरेब्राई, ठीक है। सबस्टेंशिया नाइग्रा आपके क्रस सेरेब्राई के बहुत करीब होता है। सबस्टेंशिया नाइग्रा आपके क्लोजेस्ट होता है क्रस सेरेब्राई के। बेसल गैंग्लिया लोकेटेड होता है इंटरनल कैप्सूल मीडियल टू द ग्लोबस पैलेडिस, ठीक है। बेसल गैंग्लिया आपके इंटरनल कैप्सूल मीडियल टू द ग्लोबस, बेसल गैंग्लिया आपके इंटरनल कैप्सूल के साथ होता है मीडियल टू द ग्लोबस पैलेडिस। ग्लोबस पैलेडिस के मीडियली होगा और इंटरनल कैप्सूल के साथ आपका बेसल गैंग्लिया होता है। बेसल गैंग्लिया लोकेटेड इन इंटरनल कैप्सूल मीडियल टू द ग्लोबस पैलेडिस। एक पेशेंट है, डायग्नोसिस हुई है उसकी पार्किंसनिज्म की। कौन से न्यूरॉन्स डैमेज होंगे? सबस्टेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स डैमेज होंगे। जो आर्बर वाइटी होता है ये ब्रांचिंग पैटर्न होता है सेरिबेलम के अंदर। आर्बर वाइटी भी ब्रांचिंग पैटर्न है सेरिबेलम का, और जो फोलियत है वो भी आपके सेरिबेलम के फीचर होते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज मेन फंक्शन सेरिबेलम का होता है, आपके कोऑर्डिनेशन करता है एगनिस्ट और एंटागनिस्ट मसल की। सेरिबेलम का मेन फंक्शन ये होता है एगनिस्ट और एंटागनिस्ट मसल की कोऑर्डिनेशन करता है। इंटेंशनल ट्रेमर्स, एटेक्सिया, डिस्मीट्रिया सेरिबेलम के साइंस होते हैं। सेरिबेलम के साइंस में इंटेंशनल ट्रेमर्स होगा, एटेक्सिया होगा, डिस्मीट्रिया डेवलप हो जाता है। एक मिडिल एज पेशेंट था आपके पास आया है, तो उसको कोर्स ट्रेमर्स हैं। लीजन कहाँ पे होगा? सेरिबेलम में। कोर्स ट्रेमर्स हैं और तो पेशेंट को लीजन सेरिबेलम के अंदर, कोर्स ट्रेमर्स के अंदर भी आपको सेरिबेलम के अंदर लीजन होता है। डिस्मीट्रिया, एटेक्सिया, इंटेंशनल ट्रेमर्स सेरिबेलम के लीजन के अंदर होते हैं। अब एक पेशेंट है जिसकी टेंडेंसी है कि वो लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहा है, तो लीजन उसका लेफ्ट सेरिबेलर लीजन होगा, क्योंकि सेम साइड के ऊपर पेशेंट की स्वे कर जाता है जब सेरिबेलम के लीजन होते हैं। किस पार्ट, कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व होता है जो कंट्रोल करता है आपके डायरेक्ट ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस को? हाइपोथैलेमस आपके डायरेक्ट ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस डायरेक्ट ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। कौन सा पार्ट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मूवमेंट करता है? जो आपका न्यूरो सेरिबेलम होता है और बेसल गैंग्लिया आपकी मूवमेंट्स को प्लान भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है। न्यूरो सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया आपकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मूवमेंट्स करते हैं। कौन सा लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है जो कि इमोशंस में इन्वॉल्व होता है? सिंगुलेट गायरस इमोशन में इन्वॉल्व होता है। सिंगुलेट गायरस, लिम्बिक सिस्टम का जो सिंगुलेट गायरस है वो इमोशंस में इन्वॉल्व हो रहा था। और डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़ा था जो इमोशंस में होता है। पेपेज सर्किट इन द लिम्बिक सिस्टम कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? फॉर्निक्स, मैमुलरी बॉडी, थैलेमस एंड सिंगुलेट गायरस, ठीक है। एफएमटीसी को ज्वाइन करता है जो आपका पेपेज सर्किट होता है। पेपेज सर्किट आपके फॉर्निक्स को, मैमुलरी बॉडी को, थैलेमस को और सिंगुलेट गायरस को आपस में कनेक्ट करता है। जो पेपेज सर्किट होता है वो आपके एफएमटीसी को आपस में ज्वाइन करता है। इसमें आ जाएगा फॉर्निक्स, एफ से फॉर्निक्स, एम से मैमुलरी बॉडी, टी से थैलेमस और सी से सिंगुलेट गायरस। अगर तो सेरिबेलर लीजन होगा तो कौन से साइंस प्रेजेंट होंगे? पेंडुलर नी जर्क होता है सेरिबेलर लीजन्स में। इसको डिफरेंट वेज में पूछा हुआ था कि रिमेंबर डिसडाइडोकोकाइनेसिस सबसे ज़्यादा, सेकंड पे डिसार्थरिया, निस्टैग्मस एंड डिस्मीट्रिया। सबसे ज़्यादा क्या होता है? डिसडाइडोकोकाइनेसिया डेवलप हो जाता है सेरिबेलर लीजन्स के अंदर। आपको डिसआर्थरिया हो सकता है सेरिबेलर लीजन्स के अंदर, निस्टैग्मस हो सकता है और डिस्मीट्रिया डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा हुआ है कौन सी चीज़ है जो सेरिबेलर लीजन की वजह से होती है? डिस्मीट्रिया आपको सेरिबेलर लीजन्स की वजह से होता है। स्पेसिफिक एक्शन जो कि हम परफॉर्म करते हैं टू चेक द सेरिबेलम के लीजन। सेरिबेलम के लीजन को चेक करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शन हम क्या करते हैं? डिसडाइडोकोकाइनेसिया कराते हैं सेरिबेलम के लीजन को चेक करने के लिए। सेरिबेलर लीजन की करैक्टरिस्टिक्स में डिस्मीट्रिया डेवलप हो जाता है, डिस्मीट्रिया डेवलप हो जाता है, डिसडाइडोकोकाइनेसिया होता है, काइनेसिया डेवलप हो जाता है सेरिबेलर के लीजन्स के अंदर, और डिस्मीट्रिया भी सेरिबेलर के लीजन्स के अंदर होता है। अब एक पेशेंट है उसको इंटेंशनल ट्रेमर है तो लीजन उसका सेरिबेलम के अंदर होगा। इंटेंशनल ट्रेमर्स आपके सेरिबेलम के लीजन की वजह से होते हैं। जो पार्किंसनिज्म के ट्रेमर, अब हम ट्रेमर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जो पार्किंसनिज्म के ट्रेमर्स होते हैं वो एसिमेट्रिकल रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं और रोलिंग पिन की तरह के ट्रेमर्स होंगे। एसिमेट्रिकल रेस्टिंग ट्रेमर्स होंगे, रोलिंग पिन की तरह होते हैं। ये स्ट्रेस के अंदर और इमोशंस के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं और इसमें सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर लीजन होता है। पार्किंसनिज्म का जो स्ट्रेस के अंदर या अगर आपको इमोशंस के अंदर आपके पार्किंसनिज्म के सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें आपको रेस्टिंग ट्रेमर्स होते हैं, पिल रोलिंग की तरह के ट्रेमर्स होंगे और एसिमेट्रिकल होते हैं। सबस्टेंशिया नाइग्रा में लीजन होता है। जो एसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं ये पोस्चरल ट्रेमर्स होते हैं। जब आप आर्म्स को आउटस्ट्रेच करते हो तो ये वर्स हो जाते हैं। आउटस्ट्रेच आर्म्स पे जो आपके एसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं वो आपके आउटस्ट्रेच आर्म्स पे वर्स हो जाते हैं और अल्कोहल और रेस्ट से इंप्रूव हो जाते हैं। इनकी ट्राइब्यूटेशंस होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है और ट्रीटमेंट में हम प्रोपेनोलोल देते हैं। एसेंशियल ट्रेमल्स आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री के साथ आते हैं, इसमें आप प्रोपेनोलोल देते हो,
रेस्ट से और अल्कोहल से इंप्रूव हो जाते हैं, और आउट स्ट्रेच आर्म्स पे ये वर्स हो जाते हैं, और ये पोस्चरल ट्रेमर्स होते हैं जो एसेंशियल ट्रेमर्स हैं। उसके बाद फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स होते हैं। पोस्चरल ट्रेमर्स कभी कभी नॉर्मल इंडिविजुअल्स के एवरी नॉर्मल इंडिविजुअल में होते हैं, ठीक है। पोस्चरल ट्रेमर्स अकरिंग इन एवरी नॉर्मल इंडिविजुअल्स को हम फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स कहते हैं। ये रेयरली विजिबल टू आई होते हैं, मे बी हाइटेंड बाय द स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज एंजाइटी एंड फियर, फिजिकल एग्जॉस्शन एंड हाइपोग्लाइसीमिया। अब जो ट्रेमर्स होते हैं ना, ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई फिजिकली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होगे तो ये आपको नजर आना फील होना स्टार्ट हो जाते हैं, या अगर आपकी ग्लूकोज के लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे ब्लड के अंदर, हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, या स्ट्रॉन्ग इमोशंस के अंदर, एंजाइटी या फियर के अंदर आपको फिजियोलॉजिकल ट्रेमर्स जो है विजिबल टू आई हो जाते हैं। ये भी पोस्टल ट्रेमर्स होते हैं जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर हो सकते हैं। उसके बाद सेरिबेलर डिजीज़ होती है जो कि इंटेंशनल ट्रेमर होती है। जब भी आप कोई पर्पसफुल मूवमेंट करने लगते हो तो उसके एंड पे आपको ट्रेमर स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि टचिंग अ फिंगर टू द टिप ऑफ द पर्सन नोज। जब आप फिंगर टच करने लगोगे उसके नोज पे तो आपको जो पर्पसफुल मूवमेंट का जो एंड होगा ना उसके ऊपर आपको ट्रेमर स्टार्ट हो जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर यूजुअल थायराइड के साइंस आपको मिलते हैं। पेशेंट का वेट लॉस हो रहा होता है, उसको हार्ट रेट उसका ज़्यादा हो जाता है, उसकी आइज़ जो है आउटवर्ड बल्ज करना स्टार्ट कर जाती है, एक्सोथेलोस होता है, और उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी वाले पेशेंट्स की क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की हिस्ट्री होगी और फिर उसको ट्रेमर्स फील होंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ एक 30 ओल्ड फीमेल थी, प्रेजेंट की है स्वेटिंग के साथ, ट्रेमर्स के साथ, पैल्पिटेशन के साथ। स्वेटिंग भी है, ट्रेमर्स भी है, पैल्पिटेशन भी है। एग्जामिनेशन के ऊपर उसको एक्सोथेलोस है, साथ उसको ग्वाइटर भी है, उसके T4 के लेवल सीरम में ज़्यादा हुए में हैं, और मार्कली डिप्रेस्ड उसका TSH का लेवल है। उसकी एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ भी पॉजिटिव हैं, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस को ग्रेव डिजीज़ होगी, क्योंकि जो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ग्रेव डिजीज़ के अंदर पॉजिटिव होती हैं। 65 ईयर ओल्ड मेल है, उसको रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, तो लीजन सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर होगा। अब 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको रिजिडिटी है और रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, हिस्टोलॉजिकल इंक्लूजन के ऊपर इंक्लूजन ऑफ द बॉडीज़, दिस कंडीशन फाउंड टू बी वन ऑफ द, ठीक हो गया, रिजिडिटी है, रेस्टिंग ट्रेमर्स हैं, हिस्टोलॉजिकल इंक्लूजन बॉडीज़ हैं की है। फॉर दिस कंडीशन वर फाउंड टू बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। जो आपको इंक्लूजन बॉडीज़ होंगी वो आपको सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर मिलेंगी। अब एक 30 ईयर ओल्ड मेल है, हिस्ट्री के साथ आया, उसको प्रोग्रेसिव राइट साइड की फेस की नमनेस हो गई है, हेडेक हो रहा है पिछले 3 महीनों से, ठीक है। 3 महीनों से उसको एक साइड उसकी राइट साइड ऑफ द फेस नम हो गई है, और साथ उसको हेडेक भी हो रहा है। फेशियल नर्व की पैल्सी थी राइट साइड के ऊपर, और राइट साइडेड उसको इंटेंशनल ट्रेमर्स भी हो रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली लीजन उसका सेरिबेलो-पोंटाइन एंगल के अंदर होगा। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर आपको फेशियल नर्व की पैल्सी और उसी साइड पे अगर आपको ट्रेमर्स भी स्टार्ट हो जाए तो आपको सेरिबेलो-पोंटाइन एंगल पे लीजन होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक 70 ईयर ओल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर था, उसको ट्रेमर्स हो रहे हैं हैंड के अंदर, पार्टिकुलरली जब वो कोई काम करने लगता है। और एंटायरली द क्लिनिक द फिजिशियन ऑब्जर्व दैट हिज गेट वाज वाइड, उसकी वाइड शफलिंग गेट हो गई है और ऑकवर्ड मूवमेंट में चल रहा है, उसको पास पॉइंटिंग हो गई है, और उसको क्या फिंगर नोज टेस्ट किया तो उसको पास पॉइंटिंग हो गई है, और डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग द रैपिड ऑल्टरनेटिंग सुपिनेशन प्रोनेशन भी मूवमेंट्स वो नहीं कर पा रहे हाथ की, तो उसका जो मोस्ट लाइकली जो मोटर सिस्टम इफेक्ट होगा वो उसका सेरिबेलम इफेक्ट होगा। अगर लीजन आपके एक पेशेंट को अगर रेस्टिंग ट्रेमर्स हो और एक्सप्रेशनलेस फेस हो तो उसका लीजन सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर होगा। 50 ईयर ओल्ड मेल है, डॉक्टर के पास आया, उसको कंप्लेन किया उसको वीकनेस है, उसकी लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी के अंदर उसको वीकनेस फील हो रही है, उल्टे हाथ के अंदर उसको ट्रेमर्स भी फील होते हैं मूवमेंट के एंड पे, और मस्कुलर हाइपोटोनिया हो गया लेफ्ट लिम्ब के अंदर, टोन उसकी डिक्रीज हो गई है लेफ्ट लिम्ब्स के अंदर, और टेंडेंसी टू फॉल लेफ्ट साइड के ऊपर वो गिर भी जाता है अक्सर, और क्लिनिकल नर्व्स उसकी बिल्कुल ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे उसका लेफ्ट सेरिबेलर के अंदर लीजन होगा, क्योंकि जिस साइड पे पेशेंट फॉल करे उसी साइड पे आपके सेरिबेलर लीजन होता है। अब एक पर्सन आया, उसको पोस्टरल ट्रेमर्स हैं और स्लो प्रोग्रेशन है उनकी, एसोसिएटेड विद टिट्यूबेशन, ठीक है, टिट्यूबेशन के साथ एसोसिएटेड है, स्लो प्रोग्रेशन है और पोस्टरल ट्रेमर्स हैं, और आफ्टर सम रेस्ट वो ठीक भी हो जाता है, तो बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर होगा। बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर जो है रेस्ट के बाद ठीक हो जाते हैं। अब एक पेशेंट है, और ये वैसे भी ये पोस्टल ट्रेमर्स होते हैं जो कुछ देर के बाद ठीक हो जाते हैं। अब एक पेशेंट आया आपके पास न्यूरोलॉजी क्लिनिक के अंदर, और वो वरिड अबाउट हिज ट्रेमर्स इन हैंड एज ही फील्स एक्सट्रीम एम्बेरसमेंट इन पब्लिक। अब एक पेशेंट आया आपके पास, उसको अपने हाथों के ट्रेमर्स के बारे में बहुत ज़्यादा वरिड है, क्योंकि उसको पब्लिक में जाते हुए एम्बेरसमेंट होती है। ही टेल्स इसके फादर को भी सेम डिजीज़ थी। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर्स, क्योंकि जो बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर होता है वो फैमिलीज़ में रन करता है। अब एक 40 ओल्ड टीचर थी, ट्रेमर्स के साथ आई हैंड्स के अंदर, उसकी हैंड राइटिंग पुअरली अंडरस्टैंडेबल है, और उसके कज़न को भी सेम ही प्रॉब्लम था। ही इज़ नाइदर हाइपरथायराइड नॉर एस्थमेटिक, ना वो हाइपरथायराइड है ना ही उसको एस्थमा है, कोई कॉगविल या लेड पाइप रिजिडिटी भी नहीं है, गेट भी उसकी बिल्कुल ठीक है, कोई केस ऑफ फ्रैक्चर रिंग्स है आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। सिंगल सिंगल ड्रग हम कौन सी रिकमेंड करेंगे, तो प्रोपैनोलोल देते हैं। जो आपके एसेंशियल ट्रेमर्स होते हैं उसके लिए हम प्रोपैनोलोल देते हैं। अब इसमें है कि अगर आपकी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की सेंसेशन अगर लॉस हो जाएगी तो आपकी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व डैमेज होगी। जब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व डैमेज होती है तो आपकी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की सेंसेशन लॉस हो जाती है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की सेंसेशन लॉस हो जाएगी अगर आपकी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व डैमेज होगी।
अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नर्व सप्लाई होती है आपकी टंग की बताई हुई है कि आपके प्लेटोग्लॉसस के अलावा जो ऑल एक्सेप्ट प्लेटोग्लॉसस मसल को हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है। प्लेटोग्लॉसस के अलावा तमाम मसल्स को हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है। जो प्लेटोग्लॉसस मसल होता है उसको एसेसरी नर्व सप्लाई करती है थ्रू फ्रेंजियल प्लेक्सिस। प्लेटोग्लॉसस मसल को एसेसरी नर्व सप्लाई करती है थ्रू फ्रेंजियल प्लेक्सिस। फ्रेंजियल प्लेक्सिस के थ्रू एसेसरी नर्व आपके प्लेटोग्लॉसस मसल को सप्लाई करती है और बाकी सारे मसल्स को हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है। जो सेंसिटिव नर्व सप्लाई होती है टंग की वो एंटीरियर 2/3 जो होती है वो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्चेस से आती है। जनरल सेंसेशन आपकी लिंगुअल नर्व से आती है जो कि मैंडिबुलर ब्रांच से आती है, और जो टेस्ट सेंसेशन होती है कॉर्ड एंड टिम्पनी से आती है जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच होती है। और जो पोस्टीरियर 1/3 की जो सेंसेशन होती है वो आपकी 3rd and 4th ब्रेकियल आर्च से आती है जिसमें आपकी जनरल और टेस्ट दोनों ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व लेके जाती है। अगर आपकी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग के ऊपर अगर जनरल सेंसेशन भी लॉस होगी और अगर आपकी टेस्ट भी लॉस होगी तो ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व डैमेज होगी। और एंटीरियर 2/3 के ऊपर जो आपकी टेस्ट वाली है वो कॉर्ड एंड टिम्पनी लाती है और जनरल होती है वो लिंगुअल नर्व लाती है। लिंगुअल नर्व आपकी मैंडिबुलर ब्रांच से आती है और जो कॉर्ड टिम्पनी है वो आपकी फेशियल नर्व से आती है। और एंटीरियर 2/3 की जो होती है वो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकियल आर्चेस से आ रही है और जो पोस्टीरियर 1/3 है वो 3rd and 4th ब्रेकियल आर्चेस से आ रही है। मसल्स के जो टंग के सारे मसल्स को आपके हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है। सिर्फ जो प्लेटोग्लॉसस है उसको एसेसरी नर्व सप्लाई करती है फ्रेंजियल प्लेक्सिस के थ्रू। अब जो टेस्ट सेंसेशन है वो लॉस होगी आपके एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की, तो डैमेज कौन सी होगी आपकी फेशियल नर्व डैमेज होगी। अब एक अगर आपके एंटीरियर 2/3 के ऊपर अगर टेस्ट का नहीं पता चला तो आपकी फेशियल नर्व डैमेज हुई है, ठीक है। अब अ पीस ऑफ शुगर इज प्लेस्ड ऑन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, टेस्ट सेंसेशन इज कैरिड बाय फेशियल नर्व। अगर आपके एंटीरियर 2/3 के ऊपर आपने एक शुगर रखी है और आपका जो है ना टेस्ट सेंसेशन आपकी लॉस हो गई है तो आपको फेशियल नर्व आपकी डैमेज हुई है। टेस्ट सेंसेशन आपकी जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की होती है वो ग्लॉसोफेंजियल नर्व के थ्रू जाती है। जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग होती है उसमें अगर कैंसर होगा तो लिम्फ नोड्स आपके जो इन्वॉल्व होंगे आपके सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होंगे। तो इसका निमोनिक है टिप ऑफ टंग के अंदर आपका सबमेंटल में जाते हैं। जो टिप ऑफ टंग होती है वो सबमेंटल लिम्फ नोड्स के अंदर जाती है। जो एंटीरियर 2/3 होते हैं वो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स के अंदर जाते हैं और जो पोस्टीरियर 1/3 है वो आपके अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाते हैं। जो टिप है वो सबमेंटल के अंदर जाती है। जो एंटीरियर 2/3 टंग की लिम्फेटिक होती है वो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स के अंदर, और जो पोस्टीरियर 1/3 होती है वो डीप अपर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर जाती है, अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर जाती है। जो टेस्ट सेंसेशन होती है वो सोमैटिक विजरल एफरेंट होती है, SVA से जाती है। आपकी जो टेस्ट सेंसेशन कलेक्ट होती है टंग से वो SVA से होती है। रिगार्डिंग कॉर्ड एंड टिम्पनी ये ज्वाइन करती है लिंगुअल नर्व को। जो पोस्टीरियर मोस्ट साइड होती है टंग की जो टेस्ट सेंसेशन होती है वो ट्रैक्टस सोलिटैरिस तक जाती है, ठीक है। जो पोस्टीरियर मोस्ट साइड होती है आपकी टंग की टेस्ट सेंसेशन टू ट्रैक्टस सोलिटैरिस जाती है, ठीक है। ट्रैक्टस सोलिटैरिस के अंदर आपकी पोस्टीरियर मोस्ट जो आपकी टंग की साइड है वहां से टेस्ट सेंसेशन जाती है। जो टेस्ट सेंसेशन आपके ट्रैक्टस सोलिटैरिस से होती है वो कैरिड टू द कॉर्टेक्स विया द थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के थ्रू आपके कॉर्टेक्स के अंदर चली जाती हैं। अब कॉर्ड टिम्पनी जो है वो लिंगुअल नर्व को ज्वाइन करती है। जो आपकी टंग की सबसे पिछली साइड है वहाँ से जो टेस्ट सेंसेशन है वो ट्रैक्टस सोलिटैरिस के अंदर जाती है, फिर ट्रैक्टस सोलिटैरिस से थैलेमस के थ्रू वो कॉर्टेक्स के अंदर चली जाती हैं। जो रूट ऑफ द टंग होती है उसकी नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई जाती है आपके ट्रैक्टस सोलिटैरिस के अंदर, ठीक है। रूट ऑफ द नर्व हैव नर्व सप्लाई फ्रॉम विच न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटैरिस। तो आपकी जो रूट ऑफ टंग की जो नर्व सप्लाई होती है वो ट्रैक्टस सोलिटैरिस से आती है। जो ट्रैक्टस सोलिटैरिस होता है वो सेल बॉडीज और द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से बनता है। ट्रैक्टस सोलिटैरिस के अंदर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती हैं। जो स्ट्रक्चरल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटैरिस के अंदर वो सेल बॉडीज होती हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की और टेस्ट पाथवे के अंदर। टेस्ट पाथवे के अंदर आपको जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती हैं वो आपके ट्रैक्टस सोलिटैरिस बनाती हैं। जो मैस अगर आपका होगा लेफ्ट एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग के ऊपर जो अर्ली लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी वो आपके सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स के अंदर जाएगी। जो नर्व सप्लाई होती है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की वो फेशियल नर्व से होती है जो टेस्ट के लिए बेसिकली जो होती है। और जो जनरल सेंसेशन होती है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की वो आपकी लिंगुअल नर्व से जाती हैं। जो ट्यूमर विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, अगर आपका लोअर लिप का ट्यूमर होगा, लोअर लिप के ट्यूमर से आपके सबमेंटल और सबमैंडिबुलर दोनों लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। Also comes as enlargement of the submandibular and submental lymph nodes occur in carcinoma of the lower lip। ये जब आपको लोअर लिप का कैंसर होता है तो आपका सबमेंटल और सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स दोनों enlarge हो जाते हैं। Sweat sensations from the anterior 2/3 sweet sensation from the anterior 2/3 of the tongue supplied by the facial nerve। जो taste sensation anterior 2/3 पे होती है वो facial nerve प्रोवाइड करती है। जो anterior 2/3 of the tongue की taste sensation है वो आपकी caudal tympani fiber से आपके facial nerve के caudal tympani fiber से जाती हैं। and these fibers carrying the taste sensation are special visceral afferent होते हैं, SVA special visceral afferent fibers होते हैं जो कि आपकी taste sensation caudal tympani की branch of the facial nerve से आपके tongue से लेके जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पर्किंजे फाइबर्स होते हैं उनकी इनपुट जो होती है क्लाइंबिंग फाइबर से आती है। पर्किंजे फाइबर्स की इनपुट क्लाइंबिंग फाइबर से आती है। क्लाइंबिंग फाइबर ओरिजिनेट करते हैं इन्फीरियर ऑलिव न्यूक्लियस से।
क्लाइंबिंग फाइबर्स आपके इन्फीरियर ऑलिव न्यूक्लियस से आते हैं। पर्किंजे फाइबर्स की इनपुट क्लाइंबिंग फाइबर से आती है। जो पैराइटल लोब का लैटरल पार्ट होता है कंसर्न होता है सोमैटोसेंसरी एरिया के साथ, और जो सेरिबेलम होता है वो कनेक्टेड होता है मिड ब्रेन के साथ विया द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से आपका सेरिबेलम मिड ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। जो इन्फीरियर पेडंकल होता है वो कनेक्ट करता है मेडुला को सेरिबेलम के साथ, ठीक है। अब दो तरह के सेरिबेलर पेडंकल है। जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है वो सेरिबेलम को कनेक्ट करेगा मिड ब्रेन के साथ, और जो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल है वो आपके सेरिबेलम को कनेक्ट करता है मेडुला के साथ। वाइल जो सुपीरियर पेडंकल होता है वो कनेक्ट करता है सेरिबेलम को मिड ब्रेन के साथ। जो क्लोजेस्ट टू द क्रस्ट सेरिब्राई होता है वो सबस्टेंशिया नाइग्रा। क्रस्ट सेरिब्राई के सबसे करीब जो होता है वो सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है। क्रस्ट सेरिब्राई के सबसे करीब सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है। सेरिबेलम का जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है वो मिड ब्रेन से करता है। जो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल है वो आपके मेडुला से अटैच करता है सेरिबेलम को। और जो पर्किंजे फाइबर्स होते हैं उनकी इनपुट जो होती है वो क्लाइंबिंग फाइबर से आती है। जो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं वो इन्फीरियर ऑलिव न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करते हैं। जो पैराइटल लोब का जो लैटरल पार्ट होता है वो कंसर्न होता है सोमैटोसेंसरी एरिया के साथ। अब जो रेट्रोफ्रिंजियल लिम्फ नोड्स होते हैं ये रिसीव करते हैं लिम्फ फ्रॉम द फेरिंग्स। फेरिंग्स का लिम्फ जो है वो रेट्रोफ्रिंजियल लिम्फ नोड्स के अंदर जाता है। अब एक पेशेंट है उसके जगुलो-डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स एनलार्ज हुए हैं, तो कॉज ऑफ द नोड इनलार्जमेंट क्या होगी? पैलेटाइन टॉन्सिल। जगुलो-डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल के अंदर। पैलेटाइन टॉन्सिल्स में आपके जगुलो-डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं। जगुलो-डायगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो जाते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल में, और जो रेट्रोफ्रिंजियल लिम्फ नोड्स होते हैं वो रिसीव करते हैं लिम्फ फ्रॉम द फेरिंग्स। अब पोस्टीरियर कैनाल क्रेनियल फोसा के अंदर फेशियल नर्व एंटर करती है थ्रू स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर आपकी फेशियल नर्व एंटर करती है थ्रू स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से। स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से फेशियल नर्व आपकी एंटर करती है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। It passes through the internal auditory meatus and the facial canal of the temporal bone before leaving the skull। ठीक है, स्कल को लीव करने से पहले आपकी इंटरनल ऑडिटरी मेटस से भी पास करती है, और आपकी जो टेम्पोरल बोन के अंदर फेशियल कैनाल होती है वहाँ से भी पास करती है, और आपके जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है उसके स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से आपके फेशियल नर्व एंटर करती है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर, और ये स्कल को लीव करती है बाय पासिंग थ्रू द स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से ये बाहर निकल आती है स्कल से। जो 7 क्रेनियल नर्व होती है ये नर्व ऑफ सेकंड ब्रेकियल आर्च होती है, ठीक है, नर्व ऑफ सेकंड ब्रेकियल आर्च होती है। जो नर्व ऑफ सेकंड ब्रेकियल आर्च होती है 7 क्रेनियल नर्व आपकी नर्व ऑफ सेकंड ब्रेकियल आर्च होती है। इसकी निमोनिक में दिया हुआ है कि इमेजिन समथिंग मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशन टू से PSS, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन मसल, फेस के एक्सप्रेशन, फेस के जो एक्सप्रेशन वाले मसल्स होते हैं वो भी फेशियल नर्व उनको सप्लाई करती है। पोस्टीरियर बैरियर डायगेस्ट्रिक को सप्लाई करती है। स्टेपीडियस को और स्टाइलोहयोइड को सप्लाई करती है। स्टेपीडियस, स्टाइलोहयोइड, PSS से याद रखना है। फेशियल एक्सप्रेशन PSS, एक तो फेस एक्सप्रेशन के मसल्स को सप्लाई करेगी, P से आ जाता है, पोस्टीरियर बैरियर डायगेस्ट्रिक को करती है, स्टाइलोहयोइड को और स्टेपीडियस मसल को सप्लाई करती है। ये आपकी इंटरनल ऑडिटरी मेटस से पास करती है, फिर आपके टेम्पोरल बोन की फेशियल कैनाल से पास करती है, फिर स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से एग्जिट कर जाती है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर एंटर करती है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से, और फिर वहाँ से एग्जिट कर जाती है, स्कल को लीव कर देती है। और 7 क्रेनियल नर्व जो होती है वो सेकंड ब्रेकियल आर्च की डेरिवेटिव होती है, और ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स को सप्लाई करती है, पोस्टीरियर बैरियर डायगेस्ट्रिक को सप्लाई करती है, स्टेपीडियस को स्टाइलोहयोइड को सप्लाई करती है। उसके बाद ये है कि जो नर्व जो पास करती है थ्रू द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से फेशियल नर्व। फेशियल नर्व आपके पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन से पास करती है। मसल जो फेशियल नर्व सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व स्टाइलोहयोइड मसल को फेशियल नर्व सप्लाई करती है। सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व प्लेटिज्मा को सप्लाई करती है, और स्ट्रक्चर जो कि सेपरेट करता है सुपरफिशियल और डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड को माइलोहयोइड। माइलोहयोइड मसल आपके सबमैंडिबुलर ग्लैंड के सुपरफिशियल और डीप पार्ट को सेपरेट करता है। नर्व जो कि आपके स्कैल्प मसल्स को सप्लाई करती है, दैट इज अ पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड डीप टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की जो डीप टेम्पोरल ब्रांच होती है और जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व होती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और डीप टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व आपके स्कैल्प के मसल्स को सप्लाई करती है। जो लिवेटर एंगुलर ऑरिस मसल होता है उसको फेशियल नर्व सप्लाई करती है। लिवेटर एंगुलर ऑरिस मसल को फेशियल नर्व सप्लाई करती है। एंटीरियर 2/3 जो टेस्ट सेंसेशन होती है वो फेशियल नर्व से जाती है। सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जो कि डेट लाइज इन पेरोटिड ग्लैंड इज फेशियल नर्व। पेरोटिड ग्लैंड के अंदर जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होता है वो आपका फेशियल नर्व होती है। मोस्ट लाइकली नर्व जो इंजर होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड की सर्जरी के अंदर वो मैंडिबुलर ब्रांच होती है फेशियल नर्व की। मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच फेशियल नर्व की डैमेज हो जाती है जब आपके सबमैंडिबुलर ग्लैंड की हम सर्जरी करते हैं। कॉर्डा टिम्पनी ज्वाइन करती है मैंडिबुलर नर्व के साथ to supply the preganglionic to mandibular gland and which other muscle does this mandibular supply on its path, ठीक है। टेंसर विलाई प्लैटिनी को भी सप्लाई करती है। जो कॉर्डा टिम्पनी होती है वो मैंडिबुलर नर्व को ज्वाइन करती है ताकि ये प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स को, और साथ ही आपके टेंसर विलाई प्लैटिनी मसल को भी सप्लाई करती है।
अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन होता है उससे आपकी फेशियल नर्व पास करती है, स्टाइलोहाइड मसल को फेशियल नर्व सप्लाई करती है, प्लेटिज्मा को सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व सप्लाई करती है, माइलोहाइड मसल आपके सबमैंडिबुलर ग्लैंड के सुपरफिशियल डीप पार्ट्स को सेपरेट करता है, स्कैल्प के मसल्स को आपकी पोस्टीरियर ऑरिकल एंड डीप टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व सप्लाई करती है, लिवेटर एंगुलस ऑरिस मसल को भी फेशियल नर्व सप्लाई करती है, एंटीरियर 2/3 टेस्ट फेशियल नर्व से जाता है, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर जो कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर लाई करता है वो फेशियल नर्व होती है, और जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड की जब आप सर्जरी करते हो तो आपकी मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच होती है वो डैमेज हो सकती है, और कॉर्डा टिम्पनी जॉइन करती है मैंडिबुलर नर्व को टू सप्लाई द प्री गैंग्लियोनिक टू सबमैंडिबुलर ग्लैंड, एंड विच अदर मसल डज दिस मैंडिबुलर सप्लाई टू इट्स ऑन इट्स पाथ। ठीक है, तो ये जो मैंडिबुलर सप्लाई के अंदर आपके टेंसर विलाई प्लैटिनियम को भी सप्लाई करती है। उसके बाद एक पेशेंट है उसको पेन हो रहा है अराउंड द नोज आइज, आंखों के इर्द गिर्द पेन हो रहा है और नाक के इर्द गिर्द पेन होगा, तो नर्व इन्वॉल्व होगी, ऑफ्थैल्मिक नर्व इन्वॉल्व होती है। ओके, नेक्स्ट हम कर रहे थे कि जो पेशेंट है प्रेजेंट किया है उसको नोज़ के अराउंड पेन हो रहा है और उसको एक आई में पेन हो रहा है, तो जो नर्व इन्वॉल्व होगी ऑफ्थैल्मिक नर्व होगी। अब यहाँ पे शो भी किया हुआ है जो आपकी ऑफ्थैल्मिक नर्व होती है जो कि ट्राइजेमिनल नर्व की फर्स्ट डिवीजन होती है, मैक्सिलरी नर्व आपके ट्राइजेमिनल नर्व की सेकंड डिवीजन होती है, मैंडिबुलर नर्व आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की थर्ड डिवीजन होती है। ये आपकी नोज़ और आइज़ के राउंड वाले पार्ट को करती है, तो अगर पेन आपकी एल ऑफ द नोज़ के अंदर होगा अलॉन्ग विद लॉस ऑफ सेंसेशन और ये आपकी एंगल ऑफ माउथ और ऑर्बिट के अराउंड, एंगल ऑफ माउथ पे अगर आपकी सेंसेशन लॉस हो गई है, ऑर्बिट के अराउंड आपकी सेंसेशन लॉस हो गई है और आपकी एला ऑफ द नोज़ के अंदर आपको पेन हो रहा है, तो आपकी जो मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो जाती है। अगर पेन आपको पैरोटिड से हो रहा है तो आपकी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जाती है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व की वजह से आपको पेन होता है पैरोटिड के अंदर। और अगर पेशेंट आया है, पेशेंट को पेन हो रहा है वन साइड ऑफ द नोज़ पे और माउथ के अराउंड और ऑर्बिट के अराउंड और टेम्पोरल रीजन के अंदर पेन हो रहा है, तो आपकी मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व होती है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ था कि एक डिक्रीज विजुअल एक्यूटी हो गई थायराइड डिजीज़ के अंदर ड्यू टू ऑप्टिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से, ऑप्टिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से थायराइड डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर विजुअल एक्यूटी डिक्रीज हो जाती है। थायराइड डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर विजुअल एक्यूटी कम हो जाती है ऑप्टिक नर्व के कंप्रेशन की वजह से। एक पेशेंट थी 15 ईयर्स से, उसको डायबिटीज़ थी, उसकी विजुअल एक्यूटी डिक्रीज हो गई, एग्जामिनेशन के ऊपर वाइट स्पॉट नज़र आ रहे हैं, एक्सुडेज नज़र आ रहे हैं रेटिना के ऊपर। मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी? सेंट्रल वेन ऑक्लूजन, सेंट्रल रेटिनल वेन की ऑक्लूजन की वजह से डायबिटिक्स पेशेंट के अंदर हमें वाइट कलर के स्पॉट्स और एक्सुडेट नज़र आते हैं रेटिना के ऊपर, और विजुअल एक्यूटी भी उसकी डिक्रीज हो रही है। अब रिगार्डिंग द सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन कॉज द स्लो पेनलेस ब्लाइंडनेस, जब आपकी सेंट्रल रेटिनल वेन की ऑक्लूजन होती है ना तो आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लो और पेनलेस ब्लाइंडनेस डेवलप होती है, और स्लोली ब्लाइंडनेस डेवलप होती है, मतलब आपकी आहिस्ता आहिस्ता विजुअल एक्यूटी डिक्रीज होती है जब आपकी सेंट्रल रेटिनल वेन की ऑक्लूजन होती है। अब एक पेशेंट को डिपेंडेंट एडीमा था, डायग्नोज हुआ कि इसको हिपेटोमा है, तो उसकी कंप्रेशन होगी इन्फीरियर वेना कैवा की। हिपेटोमा की वजह से इन्फीरियर वेना कैवा की कंप्रेशन होती है, अगर उसको डिपेंडेंट एडीमा डेवलप हो गया, हिपेटोमा का केस था तो उसको कंप्रेशन हो रहा है उसकी इन्फीरियर वेना कैवा का। अब सुपर न्यूमरी सर्वाइकल रिब जो होती है वो कंप्रेस करती है आपकी ब्रेकल प्लेक्सस को और सबक्लेवियन वेसल्स को। जो आपकी सुपर न्यूमरी सर्वाइकल रिब होती है, सुपर न्यूमरी सर्वाइकल रिब आपके ब्रेकल प्लेक्सस को भी कंप्रेस करती है और आपकी सबक्लेवियन वेसल्स को भी कंप्रेस करती है। एओर्टिक आर्च की डायलेशन हो गई है, अब वो कंप्रेस करेगी लेफ्ट ब्रोंकस को। जो एओर्टिक आर्च की डायलेशन होती है उससे आपका लेफ्ट ब्रोंकस कंप्रेस हो जाता है, एओर्टिक आर्च की डायलेशन से आपका लेफ्ट ब्रोंकस कंप्रेस हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर आपकी मीडियन नर्व कंप्रेशन होती है, मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर। एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल आई है जिसके फिक्स डायलेटेड प्यूपिल हैं, दोनों पीपल जो है ना उसके फिक्स हैं और डायलेटेड प्यूपिल हैं। लीजन उसका होगा ऑक्यूलोमोटर नर्व के ऊपर। जब आपके फिक्स और डायलेटेड प्यूपिल होते हैं तो आपका लीजन ऑक्यूलोमोटर नर्व का होता है। अगर तो पेशेंट अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहे तो फेशियल नर्व का लीजन होगा, और अगर पेशेंट अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे तो आपका ऑक्यूलोमोटर नर्व का लीजन होता है। जब क्रेनियल नर्व 3 डैमेज होती है तो आपका जो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स होता है वो आपका एब्सेंट हो जाता है, आपका ब्लोन प्यूपिल हो जाता है ऑफन विद डाउन एंड आउट गेज, आपकी डाउनवर्ड और आउटवर्ड गेज हो जाती है, डाउन आउट गेज हो जाती है, ब्लोन प्यूपिल हो जाता है, और आपका जो लाइट रिफ्लेक्स होता है वो एब्सेंट हो जाता है जब आपकी थर्ड नर्व डैमेज होती है। और जब आपकी फोर्थ नर्व डैमेज होती है SO4, ठीक है, जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल था उसको फोर्थ नर्व आपकी सप्लाई करती है, तो आई आपकी अपवर्ड मूव करती है, पार्टिकुलरली कॉन्ट्रालैटरल गेज आपको मिलती है। प्रॉब्लम होती है गोइंग डाउन स्टेयर्स एंड मे प्रेजेंट विद कंपनसेटरी हेड टिल्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, आपका हेड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो टिल्ट करता है और उसको डाउनवर्ड स्टेयर्स पे जाने में प्रॉब्लम होती है जब फोर्थ नर्व डैमेज होती है, और पार्टिकुलरली आपकी कॉन्ट्रालैटरल गेज में इफेक्ट होता है और आपकी आइज जो होती हैं अपवर्ड मूव कर जाती हैं। अब नेक्स्ट ये है कि जब आपकी क्रेनियल नर्व 6 डैमेज होती है तो आपकी मीडियली डायरेक्टेड हो जाती है आई डेट कैन नॉट एबडक्ट। क्रेनियल नर्व 6 के डैमेज हो जाने की वजह से LR6, ठीक है, लैटरल रेक्टस की उनको सप्लाई करती है जो 6 नर्व होती है, तो मीडियली डायरेक्टेड आई हो जाने की वजह से आपको एबडक्ट नहीं करती है। सिनेरियो दिया हुआ था एक पेशेंट को टोसिस है, प्यूपिल उसका टोसिस है,
उसको साथ उसके डायलेटेड प्यूपिल है, आई उसकी डाउनवर्ड हुई है, आउटवर्ड हुई है, तो नर्व आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व का डैमेज होगा। लाइट आपने आई के अंदर डाली है, राइट आई में डायरेक्ट रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, लेकिन जो इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट है। तो स्ट्रक्चर कौन सा इन्वॉल्व होगा? आपकी लेफ्ट ऑक्यूलोमोटर नर्व इन्वॉल्व होगी। राइट आई के अंदर आपने लाइट डाली है और आपका इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट है, तो आपकी ऑपोजिट साइड की ऑक्यूलोमोटर नर्व आपकी इन्वॉल्व होगी। फोर्थ क्रेनियल नर्व लीजन कॉज प्रॉब्लम इन। फोर्थ क्रेनियल नर्व का जब लीजन होता है तो आपकी अपवर्ड गेज हो जाती है और एबडक्शन नहीं होती है। ठीक है, आपको अपवर्ड गेज और एबडक्शन में प्रॉब्लम होता है जब आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व का लीजन होगा। लाइट आपने डाली है राइट आई में, डायरेक्ट रिफ्लेक्स आपका प्रेजेंट है, लेकिन जो इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स एब्सेंट है, तो स्ट्रक्चर जो डैमेज होगा वो आपकी लेफ्ट ऑक्यूलोमोटर नर्व होगी। क्योंकि जब ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज होती है तो आपका लाइट रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो जब आपका अगर डायरेक्ट प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट एब्सेंट है, इनडायरेक्ट का मतलब है कि आपकी दूसरी आंख का मसला है। पोस्ट सिफिलिक पेशेंट के अंदर वो अपने प्यूपिल को कॉन्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे लाइट के ऊपर और एक्योमोडेशन उसकी बिल्कुल ठीक है, तो एरेगाइल रॉबर्टसन प्यूपिल होगा। एरेगाइल रॉबर्टसन प्यूपिल के ऊपर जब आप लाइट डालते हो, लाइट रिफ्लेक्स के अंदर प्यूपिल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं करता है और लेकिन एक्योमोडेशन नॉर्मल रहती है सिफिलिस वाले पेशेंट के अंदर, तो इस तरह के प्यूपिल को एरेगाइल रॉबर्टसन प्यूपिल कहते हैं। अब एक पेशेंट है, वो मूव कर रहा है अपनी राइट आई को अपवर्ड और टिल्ट कर रहा है अपनी नेक को साथ टू द लेफ्ट साइड ताकि उसके डिप्लोपिया ना हो। ठीक है, आइज़ को अपवर्ड मूव करता है और अपनी नेक को लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं ताकि उसको डिप्लोपिया ना हो। तो जो मसल डैमेज होगा वो क्या होगा? सुपीरियर ऑब्लिक मसल। जब आपकी फोर्थ नर्व डैमेज होती है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल डैमेज होता है, तो आपकी वो पेशेंट जब मूव करता है हिज राइट आई हिज आइज अपवर्ड और टिल्ट करता है अपनी नेक को लेफ्ट साइड पे ताकि डिप्लोपिया को अवॉइड कर सके। अब न्यूमोनिक यहाँ पे दिया हुआ है कि लैटरल रेक्टस आपका 6 नर्व सप्लाई करती है एब्ड्यूसन नर्व, और सुपीरियर ऑब्लिक को आपकी 4th नर्व ट्रॉक्लियर नर्व सप्लाई करती है, और बाकी सारे मसल्स को आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई करती है। अब जो एब्ड्यूसन नर्व होती है वो आपकी कैवर्नस साइनस से पास करती है। अब एक पेशेंट है वो अनएबल टू परफॉर्म द लैटरल मूवमेंट ऑफ द राइट आई, तो जो कॉज होगी वो कैवर्नस साइनस की इन्फेक्शन होगी। अगर आपकी आई की लैटरल मूवमेंट नहीं हो पा रही है तो आपका कैवर्नस साइनस की इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि जो आपकी एब्ड्यूसन नर्व है वो आपके कैवर्नस साइनस से पास करती है। लॉग